हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत जनसंख्या संगठन। देखिए, भारत की जनसंख्या संगठन किस प्रकार के है, तो इसी विषय में विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत जनसंख्या संगठन किस प्रकार की है और इसमें क्या विशेषता और क्या इसकी कमियां हैं। तो आपको इसके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर के सारे वीडियो को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी जो है हर एक वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए, भारतीय शहरी संगठन पहला पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं। ग्रामीण शहरी संगठन क्या है? ग्रामीण शहरी संगठन क्या है आखिरकार? आदिवासियों के आकार तथा वहां रहने वाले लोगों को जो है व्यवसाय के आधार पर देश की जनसंख्या के दो बड़े भागों में, यानी ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त किए गए हैं। ये तो आपको भी समझ है कि इसको दो भागों में बांटने का प्रावधान है। आदिवासियों को ग्रामीण एवं शहरी में विभक्त किए गए हैं। ग्रामीण जनसंख्या छोटे छोटे आकार के जो है आदिवासियों में ग्रामीण इलाकों में जो है बिखरी रहती है। तो ये तो जनरल सी बात है कि ये क्या होती है, बिखरी हुई रहती है। शहरी जनसंख्या बड़े आकार के आदिवासियों जैसे बड़े बड़े शहरों तथा नगरों में रहती है। यद्यपि इस वर्गीकरण का आधार मुख्यतः रहने वाले लोगों का जो है व्यवसाय ही होती है। यानी यदि इस वर्गीकरण का आधार मुख्यतः रहने वाले लोगों का व्यवसाय होती है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र उन्हें कहा जाता है जहां 3/4 या इससे भी अधिक लोगों का प्राथमिक एवं प्रमुख व्यवसाय जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य ग्रहण और उत्खनन आदि पाए जाते हैं। इसी तरह शहरी क्षेत्र में 3/4 एवं इससे भी अधिक लोग अकृषित गत हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश कहलाता है और 3/4 भाग जो है कृषिग्रस्त वे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यवसायों जैसे अगर देखा जाए तो सबसे अधिक जो है उद्योग, व्यापार, यातायात, संचार, बैंकिंग एवं विविध सामाजिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रशासनिक आदि कार्य में लगे हुए हैं। यानी 3/4 लोग जो हैं इन्हीं क्षेत्रों में लगे हैं, चाहे वो उद्योग हो, व्यापार हो, यातायात हो, संचार, बैंक की विभिन्न सामाजिक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासनिक आदि कार्य में व्यक्त हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है एक बॉक्स, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, भारत में ग्रामीण शहरी जनसंख्या जो 2001 में तक जो है दिया गया है, यानी 1951 से 2001 तक प्रस्तुत किया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिएगा तो 40 साल या 30 साल के आसपास देखिएगा तो 1991 से जो है 31 तक, यानी 1901 से लेके जो है 1931 तक देखिएगा तो यहाँ पर जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या प्रतिशत में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। कुछ ही अंतर देखने को मिला है 1931 में, जहाँ 28 जीरो हो गया और 12 बढ़ गया है, लेकिन उसके बाद कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर टेबल में दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी जरूरी भी है। उसके पश्चात हम अगर देखें अगले पॉइंट को, तो कहते हैं 1971 में 80.1 से 19.9 हो गई। अब वही 2001 की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी जो है वृद्धि देखने को मिला, जहाँ 72% रही, यानी गिरी यहाँ पर। लेकिन अगर देखा जाए दूसरे पॉइंट में तो 27.8 जो है वृद्धि हो गई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की ओर इशारा करता है और ये सारे स्रोत जो है हमें भारतीय जनगणना के अनुसार इसे प्राप्त किया है और इसी को जो है आंकड़े के रूप में यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। भारत की जो है पूरी जनसंख्या जो है 5.8 लाख गाँव तथा जो है 4,615 नगरों में फैली हुई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत की पूरी जनसंख्या जो है 5.8 लाख जो है गांव में फैली हुई तथा कहते 4,615 नगरों में फैली हुई है। प्रसिद्ध जो है लोककृतियों के अनुसार भारत के गाँवों का देश कहा जाता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जो है जहाँ कृषि प्रधान देश है, वहीं गाँवों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए भारत जो है गाँवों का देश ही कहा जाना उचित है। आज भी करीब भारत की जो है 72% जनसंख्या गांव में ही बसती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 72% से अधिक जनसंख्या जो है गांव में ही बसती है। और ये सारणी जो है 17.1 में हमने सारी बातों को जो है विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया है और अवलोकन भी किया है और इसे स्पष्ट है
कि प्रत्येक जनगणना में जो है ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घटता रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जनगणना हुआ है उसी तरह से जो जनसंख्या में जो है प्रति वर्ष जो जनसंख्या घटती रही है, क्योंकि इसका कारण सबसे बड़ा यही बनता है ना, माइग्रेशन। और इसके परिणाम स्वरूप नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत धीरे धीरे परंतु तो बढ़ता ही रहा है। तो जर्नल सी बात है, लोग गांव की से छोड़ के जो है शहर की तरफ पलायन करेंगे रोजगार की तलाश में, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सन 1901 में शहरी जनसंख्या जो है 10.8% थी, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2001 में जो है 27.8% तक पहुंच गई, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2001 में 27.8% तक पहुंच गई। और इसका मुख्य कारण शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर और ग्रामीण की तुलना में ज़्यादा होना है। यानी मुख्य कारण जो इसको देखा गया है, जनसंख्या के वृद्धि दर और ग्रामीण की तुलना में ज़्यादा होना। भारत की कुल जनसंख्या की औसत वृद्धि दर जो है 21.34% पाई गई है। यानी भारत की कुल जनसंख्या की औसत देखा जाए तो 21.34% पाई गई है, जबकि शहरी जनसंख्या में वृद्धि दर 31.13% हो गई है। और यह जो वृद्धि मात्र जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर की परिणाम नहीं है, देखा जाए तो यह वृद्धि मात्र जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर ही परिणाम नहीं है। वास्तव में यह वृद्धि जो है ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों के प्रवास के कारण हुई है। यानी ग्रामीण क्षेत्र से लोग जो है शहरी क्षेत्र में प्रवास के कारण ये हुआ है। और पिछले पाठ में प्रवास के विभिन्न कारणों की विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। ठीक है, पिछले पाठ में हमने जो है प्रवास की पूरी जो है इन्फॉर्मेशन दी थी, तो पिछला चैप्टर देखना मत भूलना, उसको जरूर देखना अच्छे से। उसमें हम हर एक बात प्रवास के ऊपर हमने जो है विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे। प्रवास से आम जनता का रुझान धीरे धीरे प्राथमिक व्यवसायों से हटकर द्वितीय एवं तृतीय व्यवसाय की ओर बढ़ने की संकेत मिलती है। यानी देखा जाए तो जो इंसानों की जो रुझान है आज प्राथमिक व्यवसायों में नहीं है। आज कोई भी किसान बनना नहीं चाहता, उनका तो यही मतलब है द्वितीय और तृतीय व्यवसाय की ओर वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो कि काफ़ी आने वाला समय में समस्याओं का कारण उत्पन्न कर सकती है। अक्सर ये भी देखने में आता है कि नगर पालिका नगर निगम की सीमा का विस्तार बढ़ते बढ़ते शहर के निकट ग्रामों एवं कस्बों में भी अपने दायरे में लेते जा रहे हैं। अब देखिए ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं आज सरकार हर एक क्षेत्र में अपना जो है कदम डाल रही है और तरह तरह के रूल रेगुलेशन बना रही है, जिसके जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी आज के समय में प्रदूषित होते चले जा रहे हैं। और सरकार के द्वारा बनाए गए रूल रेगुलेशन हर जगह सटीक नहीं होती है। सब जगह आप सोचिएगा कि सरकार ने जो रूल रेगुलेशन बनाई है बहुत फ़ायदेमंद है, लोगों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो शायद ये गलतफहमी है। सरकार के बनाए हुए कोई भी रूल रेगुलेशन जो है हर क्षेत्र में सख्त नहीं होती है। सरकार तो रूल रेगुलेशन इंसानों पर थोपती है और लोग जो है कुछ भी नहीं बोलती है, कुछ बोलते हैं तो उनको डंडा लगता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। और सरकार इसमें कभी एनालाइज नहीं करती है कि आखिर जो रूल रेगुलेशन बनाई गई है आखिर उसमें खामियां क्या है, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोग उनका तो एक ही मतलब है कि अपना जो है लाठी चलाना है, जैसे जैसे मर्जी हो। तो वही बात आ गई ना कि जिसकी सरकार उसकी लाठी, यानी जिसकी भैंस उसी की लाठी। तो ये बहुत काफ़ी जो है महत्वपूर्ण बात नहीं रहती है। सरकार को इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि अगर जनता इस बात को नहीं मान रही है, जनता इसके विरोध कर रही है, तो इस रूल रेगुलेशन में जरूर कुछ खामी होगी और इस खामी को सरकार को दूर करने की आवश्यकता है। और सरकार को इस बात को जो है एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है। तभी देखते हैं भारत में कई जगह जो है गैर तत्व लोग जो है इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और देश में जो है बहुत तरह के उपद्रव्य करते हैं। ये देखने को आपको मिला भी होगा कई जगह जो है दिल्लियों की साइड में आपने देखा होगा कुछ सालों में काफ़ी उपद्रवियों ने बहुत काफ़ी कोहलाल मचाया है। और ये सब किसके आड़ में हुई? सरकार की गलत नीतियों के अंतर्गत ये सारे जो है प्रदर्शन किए गए। और प्रदर्शन में कहते हैं अच्छे व्यक्ति कम रहते हैं और गलत लोगों की जो है चांस काफ़ी मिल जाता है। तो ये बुराई है। सरकार को कोई रूल रेगुलेशन बनाते हैं तो उसको हर क्षेत्र में एनालाइज करने की आवश्यकता है, जनता से राय विचार लेने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता ही उनको चुन के आगे भेजती है। और जनता से अगर राय विचार नहीं करते हैं तो वो रूल रेगुलेशन सही भी नहीं होती है। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग आधा भाग केवल 5 राज्यों में ही बस रहे हैं। भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का लगभग आधा भाग केवल कुछ ही राज्यों में यानी 5 राज्यों में ही बस रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश,
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। इन क्षेत्रों में जो है पूरे कुल नगरीय जनसंख्या का आधा जनसंख्या इन्हीं क्षेत्र में बसती हैं। कहते हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 32% लोग बसते हैं। देखिए 32% कम नहीं होता है, यानी आधे जो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में है, और 32% जनसंख्या जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। तो बाकी प्रतिशत रह गए तो समझ लीजिए कि दूसरे क्षेत्र में है। शेष 18% शहरी जनसंख्या देश के बाकी राज्यों में तथा बचे केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनगणना वर्ष 2001 के अनुसार भारत के 35 शहर ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। यानी 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो भारत के 35 शहर को इसमें चिन्हित किया गया है, और यहाँ पर जनसंख्या देखा गया है कि 10 लाख से अधिक है। यानी यहाँ पर जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक है, और इन बड़े शहरों और नगरों को जो है महानगर यानी महानगर का दर्जा मिला है। जहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा जो है आबादी वाला नगर होती है उसे हम महानगर के नाम से पुकारते हैं। और इन 35 महानगरों की कुल जनसंख्या भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का 37.8% है। तो इन 35 राज्यों में जो है देखा जाए तो 35% जो है यानी 37.8% अधिक है। और एक अनुमान के अनुसार यदि यही प्रवृत्ति कायम रही तो महानगरों की जनसंख्या 2011 तक 50 के लगभग पहुंच जाएगी, और पहुंच गई है। तब शायद देश की कुल नगरीय जनसंख्या का आधा हिस्सा इन्हीं महानगरों में होगी, और इन महानगरों में तेजी से बढ़ने के कारण कई समस्या भी सामने आएगी, जैसे रहने का मकान नहीं मिलना, बिजली का सही उपलब्ध नहीं होना, पेयजल की समस्या की आपूर्ति, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, राशन की दुकान इत्यादि की समूचे व्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे दिल्ली की देख लीजिए, यहाँ पर जो है जो यहाँ लोग हैं जो अशुद्ध पेयजल पीने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, सरकार ने बेशक बिजली फ्री कर दी है, लेकिन इससे कोई प्रभाव नहीं वहाँ के लोगों पे पड़ा है। अब देखिए इस मैप में भी उन्हीं बातों को ऊपर इशारा किया गया है कि भारत में मेट्रोपॉलिटन शहर किस किस को बनाया गया। तो मेट्रोपॉलिटन शहर जो है करीबन देखिए अमृतसर, लुधियाना, दिल्ली, मेरठ, फरीदाबाद, जयपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, धनबाद, असमसोल, कोलकाता, जमशेदपुर, विशाखापट्टनम, मलप्पाटनी शहर, चेन्नई, कोलमपाटूर, मदुरई, कोची, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, विजयवाड़ा, नासिक, सूरत, वडोदरा, इंदौर, नागपुर, जबलपुर, भोपाल, राजकोट, अहमदाबाद क्षेत्रों को जो है मेट्रोपोलिस शहर के रूप में विकसित की गई। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण था जहां पर अधिक जनसंख्या निवास कर रही थी। तो इन सारे शहरों को दर्शाया गया जो आपकी स्क्रीन में अभी दिख रहा है। भारत में इन 35 महानगरों की स्थिति देखा जाए तो अब दर्शाई गई है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनसंख्या के घटते क्रम में इन महानगरों का क्रम इस प्रकार है। देखिए मुंबई महानगर, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, पटना, इंदौर, वडोदरा, भोपाल, कोयम्बटूर, लुधियाना, कोची, विशाखापट्टनम, आगरा, वाराणसी, मधुर, मेरठ, नासिक, जबलपुर, जमशेदपुर, आसनसोल, धनबाद, फरीदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बिजवाड़ा एवं राजकोट। ये सारे जो है क्रम के अनुसार है जहाँ पर जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, और यहाँ 10,000 से ऊपर यानी महानगर के रूप में नगरों को जाना जाता है, जो कि 35 महानगरों की स्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है। हमने मैप में भी बेखूबी सब बातों को अध्ययन किया था जो जरूरी है। अब देखिए जरूरी बात पे हम आए तो यहाँ पर एक बॉक्स है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके पॉइंट जो है नोटेबल है। कहते हैं भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 27.2% जो है भाग नगरीय क्षेत्रों में रहता है। यानी इसमें कोई दो राय नहीं कि 27.2% भाग जो है नगरीय क्षेत्र में रहता है। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात लगातार तीव्र गति से बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए कहते हैं अगर दुनिया को इक्वल बनाना है, समाज को लेके चलना है, तो सेक्स रेशो को जो है सामान्य अनुपातों में बदलना है, तभी जो है बैलेंस बन सकता है। लेकिन कहते हैं लड़कों की चाह ने जो है लड़कियों को जो हत्या करते रहते हैं, भ्रूण हत्या, वो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है। तो इसी विषय पे हमारा यहाँ टॉपिक आया है लिंग अनुपात।
लिंग अनुपात यानी पुरुष और स्त्रियों की तुलना में कितने जो है पुरुष की तुलना में स्त्रियां कितनी हैं, तो ये लिंग अनुपात के अंतर्गत आया है। अब देखिए, लिंग अनुपात से आशय है किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी पुरुष अगर 1000 हैं तो उसके अंतर्गत महिलाओं की संख्या कितनी है। और ये जान के आपको बहुत दुखी होगे कि स्त्रियों की संख्या बहुत ही कम है। आपको लगता होगा कि स्त्रियों की संख्या अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप आंकड़े उठा कर देखोगे तो महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। कारण बहुत बनते हैं। आजकल लड़कों की चाहत ने सबको जो है इसी जो है बहुत गलत काम करने पर मजबूर कर दिया है। कहते हैं टेक्नोलॉजी ने भी जो है स्त्रियों को जो है भ्रूण हत्या करने के लिए जो है मजबूर कर दिया है। तो ये कुछ बहुत ही खतरनाक है। आने वाले समय में सोच लीजिए कि अगर पुरुष अगर 1000 होंगे तो उसके पीछे सिर्फ स्त्रियां जो होगी 933 ही होंगी। बाकी अगर देखा जाए तो करीबन 40 जो है लड़कों को अविवाहित रहना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर सकती है आने वाला समय में लिंग अनुपात। और इस प्रकार लिंग अनुपात जो है प्रतिकूल कहा जाएगा, क्योंकि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कम है। और ये प्रतिकूल आगे चल के बहुत ही काफ़ी विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। आपने देखा भी होगा कि जिस क्षेत्र में जो है कहते हैं गरीबी है, वहाँ से लड़कियों को जो है खरीदा जाता है, लड़कियों जो है दूसरे क्षेत्रों में लाया जाता है। तो ये समस्या आम बन गई है आज के समय में। तो इसलिए जो है सेक्स अनुपात बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। आज समय वो नहीं है कि आपको सिर्फ लड़के देख सकते हैं, आपको लड़की भी देख सकती है, आपको जो है रहन सहन भी कर सकती है, बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये आप अपने इतिहास में जाके देख सकते हो कि लड़कियों ने वो करके दिखाया है जो लड़कों के लिए बस में नहीं था। और ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिसका जो है इतिहास गवाह है। तो इसलिए दोनों को सामान्य अधिकार देना जरूरी हो जाता है। लिंग अनुपात अनुकूल तब कहा जाता है जब स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक हो। इसमें कहते हैं केरल में देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक अनुकूल लिंग अनुपात है। यानी देखा जाए तो केरल ही है जहाँ पर 1000 जो है 60 के आसपास है। यानी देखा जाए तो 1058 है, जो कि काफ़ी अच्छा सेक्स रेशो यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। और इसी प्रकार सबसे अधिक प्रतिकूल अनुपात जो है हरियाणा का है। हरियाणा का अनुपात देख के भी आप हैरान हो जाओगे, 861 है। 1000 पुरुषों के पीछे सिर्फ 861 स्त्रियां हैं। तो इसका कारण क्या बनता है? क्या वहाँ पर स्त्री जन्म नहीं लेती है? लेती है, बट उनको जो है भ्रूण हत्या के अंतर्गत मार दिया जाता है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि हरियाणा की जो औरतें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान दे चुके हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल तो कल्पना चावला का है, जो कहते पूरे भारत का जो है शीर्ष ऊंचा कर दिया स्पेस में जाके। और ये सब हरियाणा के क्षेत्र के ही हैं। जितने भी औरतें जो है महान बनी हैं, जितने भी उन्होंने कारनामा भारत में करके दिखाई है, मैक्सिमम जो है हरियाणा का ही है। लेकिन फिर भी हरियाणा का देखा जाए तो रेशो बहुत ही कम है। तो ये लोगों की सोच को यहाँ दर्शाता है कि वो लड़कियों को जो जन्म नहीं देना चाहते हैं, लड़कियों को मार दिया जाता है। और कुछ सरकार की लापरवाही भी है, जहाँ पर जो है कहते हैं लिंग अनुपात जांचने वाले मशीनों का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। और ये गलत है, इसको कानूनी बैन भी लगाई गई है। लेकिन कहते हैं बैन तो सिर्फ कागजी में रूपों में होती है, वास्तविकता में तो वहाँ पैसे चलते हैं, जो कि बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है आने वाले समय में। कहते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पांडिचेरी में सबसे अधिक अनुपात जो है 1001 है। और दमन और दीव में जो है सबसे कम अनुपात है 709 है सिर्फ। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत हम देखें तो पांडिचेरी का सबसे अच्छा अनुपात देखा गया है, 1001 स्त्रियां हैं 1000 लड़कों के पीछे। लेकिन अगर देखें हम दमन दीव की बात करें तो यहाँ पर जो है 709 ही है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात दर्शाया गया है। यानी ये जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत है। ठीक है, देश में लिंग अनुपात के संबंध में सबसे अहम बात यह है कि यह अनुपात लगातार घटता ही चला जा रहा है। आप अगर मैं टेबल में अभी शो करके दिखाऊंगा, अब देखना टेबल में कि दिन प्रतिदिन जो है इसकी संख्या घटती ही चली जा रही है। और एक समय शायद ऐसा भी आएगा जहां पर जो है लड़कों को अविवाहित ही रहना पड़ेगा। और इसमें अपराध होने की चांसेस बहुत बढ़ेगा, औरतों के साथ बुरा होने की चांसेस बहुत बढ़ेगा। तो ये समाज के लिए भी सही नहीं है और देश के लिए भी सही नहीं है। इसलिए समय रहते समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं टेबल में, और टेबल में क्या दर्शाने की कोशिश किया गया है और क्या आपको समझ में आता है। चलिए टेबल की तरफ रुख करें।
यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हो कि भारत में लिंग अनुपात जो 1901 से लेकर 2001 यानी 100 साल के प्रति 1000 पुरुषों की महिलाओं की संख्या दर्शाया गया है। और देखिए स्टार्टिंग से अगर आप देखोगे 1901 से जो है 972 ही लिंग अनुपात है, यानी स्त्रियों की संख्या 972 है 1000 के लड़कों के पीछे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है कि लिंग अनुपात जो है यहाँ पर स्त्रियों की बहुत ही कम है। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि ये दिन प्रतिदिन जो है घटता ही चला जा रहा है, जो कि यहाँ पर जो है टेबल भी यही बात दर्शा रहा है। अब देखिए 11 में जो है 64 हो गई, और 31 में देखा जाए तो 50 पे आ गई, और 41 में देखा जाए तो 45 पे आ गई। तो ये घटता हुआ रेशो दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर सोच जो है अभी तक नहीं बदली है। लोगों की सोच सिर्फ लड़कों के जन्म देने में ही उनका जो है भलाई लगता है, लेकिन शायद वो नहीं जानते कि जो जन्म देती है वो भी एक लड़की ही होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। यदि आगे के हम रेशो देखें तो ये भी जो है कुछ संतोषजनक नहीं है। आप देख सकते हो कि सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा है 1991 में, जहाँ पर रेशो जो है 927 हो गया। 1000 पुरुषों के पीछे जो स्त्रियों की संख्या है 927 हो गया, जो कि बहुत चिंताजनक है। और इवन कि हम जब 21वीं शताब्दी में आए 2001 की जो है देखिए यहाँ पर आंकड़ा 933 है, जो बहुत ही चिंताजनक है। कहते हैं हम बेशक आधुनिक युग में आ गए हैं, हम बेशक बहुत सभ्य हो गए हैं, लेकिन हमारी सोच अभी सभ्य नहीं हुई है। कहते हैं लड़का लड़कियों में भेदभाव करना शायद अभी माता पिता के मन से अभी तक गया नहीं है। ठीक है, मैं ये विश्वास करता हूँ कि जितना अच्छा लड़की देख सकती है माता पिता का, वैसा ख्याल लड़का नहीं देखता है। इवन कि लड़की शांत भी होती है, हर चीज़ में वो प्रथम होती है। घर का काम हो, बाहर का काम हो, ऑफिस का काम हो, हर चीज़ में जो है लड़कियां सक्षम होती है। लेकिन सेक्स रेशो ने जो यहाँ पर जो आंकड़े दिखा रहे हैं वो देश के लिए क्या, पूरे विश्व के लिए क्या, हर क्षेत्र के लिए चिंताजनक का यहाँ सबब मिल रहा है। और देखा जाए तो जनरली औरतों के साथ ही दुराचार भी होता है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये काफ़ी जो है चिंताजनक है विषय, जिस पे सरकार को भी सोचने की आवश्यकता है, और हर एक परिवार को, हर एक माता पिता को सोचने की आवश्यकता है कि जब आप लड़की को जन्म ही नहीं दोगे तो लड़कों के लिए जो है बहू कहाँ से लेके आओगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है जिला स्तर पर प्रतिरूप। देखिए जिला स्तर पर जो है प्रतिरूप किस प्रकार से है, तो ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। जिला स्तर के आंकड़ों पर नज़र डालें तो एक बात तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत में कुल देखें तो 593 जिलों में जो है 324 जिलों में यह अनुपात राष्ट्रीय अनुपात के जैसा ही है, यानी 933 जो है हमारा राष्ट्रीय अनुपात है। और अनुपात का मतलब आप समझ गए होंगे, पूरे जो है भारत का जो है आंकड़े को इकट्ठा करके जो है ये निकाला गया है 933, जो ज़्यादा है तथा कदा 4 जिलों में जो है राष्ट्रीय औसत से बराबर ही है। अर्थात देखा जाए तो 593 जिलों में जो है 55% जिला में जो है लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। और इन जो है 55% जिलों में जो है 324 जिले के जो है 78 जिले भारत के जो है 16 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जिले के स्तर पर भी हम देखें तो लिंग अनुपात में काफ़ी जो है हमें अंतर देखने को मिलता है। और ये इस बात को दर्शाता है कि यहाँ की सोच जो है व्यक्तियों की किस प्रकार की है और क्या उनकी विचारधारा है। वहाँ लिंग अनुपात का जो अंकित मानकर से ऊपर है, और इसका अर्थ यही स्पष्ट होता है कि प्रति 1000 पुरुषों की संख्या की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से ज़्यादा है। यानी देखा जाए तो स्त्रियों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, जो कि संतोषजनक है। ऐसे जिलों की सबसे अधिक संख्या जो है तमिलनाडु में 15 जिले हैं, इसके बाद केरल में 13 जिले हैं। अगर बात हम करें उत्तराखंड के तो 8 जिलों में जो है अधिक स्त्रियों की संख्या है। छत्तीसगढ़ में देखें तो वहाँ पर भी 7 राज्य ऐसे हैं, 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर जो है काफ़ी स्त्रियों की संख्या है। एवं उड़ीसा के 7 जिलों में देखें तो वहाँ पर भी है। पांडुचेरी के महा जिले में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर 1148 है। इसके बाद उत्तराखंड का जो है अल्मोड़ा जिला जो है 1147 जिले, तथा जो है महाराष्ट्र का जो है रत्नगिरी में 1135 जिले में है। तो ये सारे जो आंकड़े को दर्शा रहा है जिले के स्तर पर, कि जिला के अंतर्गत ले तो कुछ ही जिला जो है लिंग अनुपात में अच्छा है, बाकी सारे के सारे जो है बहुत कम है। यदि इन आंकड़ों को स्थानीय वितरण पर देखें तो पता चलता है कि ऐसे 3 स्पष्ट भौगोलिक क्षेत्र हैं जहाँ लिंग अनुपात अनुकूल है। पहला क्षेत्र दक्षिण भारत है, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु राज्य आता है।
कि अधिकांश जिले जैसे पंडुचेरी केरल के प्राय सभी जिले तथा कर्नाटक तमिलनाडु जिले। देखिए केरल के अगर जिले से की बात करें तो वहाँ पर तो ऑलरेडी जो है जनसंख्या जो है बराबर है, अच्छा कंडीशन में है, और पंडुचेरी में भी है। दूसरा क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के पहाड़ी एवं पठारी भूभाग आता है, जो अनुसूचित जनजाति बहुलत है। यानी अनुसूचित जनजाति में इस तरह की भावना नहीं होती है लड़का या लड़की की रीजन, तो यहाँ पर जो है अच्छी जनसंख्या है स्त्रियों की। तो कहते हैं इंसान में देखा जाए तो आज जो है हम सभ्य से अच्छा जनजाति लोग हैं जो हर चीज़ों को जो है सही से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा क्षेत्र है उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय इलाकों की। तो ये सारे जगह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है स्त्रियों के लिए, जहाँ पर स्त्रियों को सामान्य अधिकार दिया जाता है। अब देखिए ये भी जो यहाँ पर आपको बार ग्राफ दिख रहा है हिस्टोग्राम के रूप में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसमें भी इस बात को स्पष्ट आप देख सकते हो कि भारत की लिंग अनुपात जो है अब किस प्रकार घटता ही चला जा रहा है समय के अंतर्गत। तो ये बहुत बड़ी चिंता का जो है विषय है कि समय के साथ जो है लोगों को समझदार बनना चाहिए, अक्लमंद बनना चाहिए, लेकिन लोगों ने जो है यहाँ पर अक्लमंदी कोई सबूत दिखाया नहीं और जो है लिंग अनुपात घटता ही चला जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाला समय में सभी घरों में जो है बहू नहीं हो सकती है, क्योंकि भाई जब लड़कियों का जन्म ही नहीं होगा तो कहाँ से बहू आएगी। तो ये बहुत चिंता का विषय है और इसको सोचने की आवश्यकता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस ग्राफ में जो दर्शाया गया है, साफ शब्दों में ये सब जो बात है जाहिर हो रहा है कि देखा जाए 1990 में जब भारत आज़ाद के समय था तो वहाँ पर देखिए लिंग अनुपात बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता गया तो देखिए 1991 की बात करें तो 927 ही रह गई। तो 927 जो है बहुत ही कम है, ठीक है। यानी देखा जाए तो करीबन जो है 70 जो है पुरुषों को अविवाहित रहना पड़ सकता है। ये तो चलिए ये आंकड़ा है, लेकिन वास्तविकता कुछ और भी हो सकती है। भारत के देखा जाए तो 265 जिलों में लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम ही है, और इन 265 जिलों में से 42 जिलों में यह अनुपात 850 से भी कम है। और ये जिले कहाँ और किन राज्यों में है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं लिंग के अनुपात के अंतर्गत हर एक एग्ज़ाम में, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर जगह क्वेश्चन पूछी जाती है। तो ये टॉपिक जो है हर एक बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले तो हरियाणा के 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश से 8 जिले आते हैं जहाँ पर जो है बहुत ही कम लिंग अनुपात है, और हरियाणा के 6 जिले आते हैं जहाँ पर बहुत ही कम है। वैसे 42 जिलों में से 10 जिले महानगरों में स्थित हैं। देखिए 42 में टोटल 42 जिले की आंकड़ा जो है यहाँ पर अंकित की गई है, लेकिन देखा जाए तो 10 जिले महानगरों की ही है। महानगर जिसे सभ्य राज्य कहा जाता है, जो विकसित कहा जाता है, उन क्षेत्रों में 10 आ रही है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के अंदर आने वाला 8 जिले हैं। अब देखिए दिल्ली को जो हम क्या कहते हैं, दिल कहते हैं, भारत की राजधानी है। अब भारत की राजधानी में जब 8 जिले आ जाएंगे तो देखा जाए तो बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है। कहते हैं राजधानी में तो पढ़े लिखे समझदार लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ के लिंग अनुपात देख के ये लगता है कि ये जिला भी जो है यहाँ पर लोगों की समझ नहीं है इस बात की कि जो स्त्रियाँ कितना महत्वपूर्ण है। मुंबई महानगर से चंडीगढ़ संघीय प्रदेशों के एक एक जिले में काफ़ी कम लिंग अनुपात है। देखिए चंडीगढ़ भी इवन आता है, इसको ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भी वही हालात है। और इवन देखिए मुंबई जो कि सपनों का शहर कहा जाता है, वहाँ पर भी इसी तरह के हालात है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है गिरता हुआ लिंग अनुपात को यहाँ दर्शाया गया है। कम लिंग अनुपात का मुख्य कारण जो है उद्योग, व्यवसाय, भवन निर्माण, औपचारिक विभागों के व्यवस्थित कार्य में बहुत अधिक संख्या में पुरुषों का रोजगार प्राप्ति हेतु प्रवास कर जाता है। तो ये तो है ही फैक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुरुष जो होते हैं गांव छोड़ के शहरों में आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको पता है वो अपने पत्नियों को लेके नहीं आते, ना अपने बच्चों को लेके आते हैं। तो शहरों में उनकी अनुपात जो है पुरुषों के अंतर्गत मापी जाती है, तो पुरुषों की जनसंख्या अधिक हो जाती है, और स्त्रियां जो होती है गांव में रह जाती है तो स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाती है। तो देखिए इस बात को अगर हम गणना करें तो पूरे विश्व के साथ गणना करेंगे तो औसत देखा जाए फिर भी 933 ही औसत है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ तो है, बेशक ही प्रवास हो जाती है, इस बात को हम मानते हैं,
लेकिन 933 जो है एवरेज। एवरेज तो एक क्षेत्र के लिए नहीं निकाला जाता है ना, एवरेज तो पूरे भारत के लिंग अनुपात के अंदर निकाला जाता है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है और इसको जानना आप लोग की जरूरी भी है और इसमें आपको अमल करने की आवश्यकता भी है। जिले के संदर्भ में सबसे कम लिंग अनुपात दमन जिलों में पाया जाता है। अब देखिए दमन दीव जो है वहाँ पर सबसे कम लिंग अनुपात पाया जाता है, 591 पाया जाता है 1000 पुरुषों के अंतर्गत। और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की आती है, ठीक है, जैसे पश्चिम कैमनगस है, जैसे सिक्किम के उत्तर जिले जो 752 आते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में लिंग अनुपात में गिरावट क्यों है। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत में लिंग अनुपात में गिरावट क्यों आ रहे हैं। तो कहते हैं लिंग अनुपात में गिरावट के प्रमुख कारण में स्त्रियों में प्रसव पीड़ा के समय ज़्यादा मृत्यु दर और नवजात कन्या शिशु की जो है मृत्यु दर बहुत अधिक होना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आज कई क्षेत्रों में देखा जाए तो स्त्रियों की जो है उम्र शादी का नहीं होती, फिर भी ज़बरदस्ती गांव के क्षेत्र में कर दिया जाता है और जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती है तो जनरली उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रसव पीड़ा के कारण जो है काफ़ी स्त्रियों की जो है मृत्यु हो जाती है। इवन कि कन्या नवजात शिशु की मृत्यु दर भी काफ़ी अधिक हो गया है। तो ये कन्या जो है शिशु के आखिर मृत्यु दर अधिक क्यों हो गया है? कारण ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा जानवरों में भी बात लागू होती है। जानवरों में आज उल्टा होता है। एक गाय का ही देख लीजिए, बछड़े को कोई पसंद नहीं करता है और गाय के जो लड़की जो जन्म लेती है उसको सब पसंद करते हैं। आज गाय के बछड़े जो हैं ऐसे ही खुले में घूम रहे होते हैं और फीमेल जो होती है घरों में दूध पिला रहे होते हैं उसको। लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं यहाँ पर जिस चीज़ की अगर आप कदर नहीं करोगे उसका जो है बेशक के लिए वो विलुप्त हो जाता है। तो यही कारण इन चीज़ों को दर्शा रहा है यहाँ पर और ये ज़रूरी भी बात है कि हर चीज़ों को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कहते हैं नवजात कन्या शिशुओं की अगर मृत्यु दर बहुत अधिक है तो इसमें सोचने की आवश्यकता आखिर क्यों है, क्या कारण है। क्या हम कन्या को जन्म देकर उसको छोड़ तो नहीं देते हैं, उसको देखभाल तो नहीं कर पा रहे हैं। और लड़के होते हैं तो लोग क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, लेकिन लड़कियाँ जन्म लेते हैं तो सर पे हाथ डालती हैं। आखिर ऐसा क्यों इतनी गिरावट लिंग अनुपात की है, ये सोचने की आवश्यकता है दोस्तों, ये जरूरी बात है। और इन दोनों कारणों का सीधा संबंध हमारे समाज में स्त्रियों को निम्न स्तर ही है। हमारे समाज में स्त्रियों को जो है सम्मान से नहीं देखा जाता है। आए दिन आप देखिएगा, हर दिन न्यूज़ में देखिएगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्त्रियों के साथ बुरा होता ही रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों? सरकार ने तो हर तरह के रूल रेगुलेशन बना रखे हैं, लेकिन बात यही है ना कि सरकार के रूल रेगुलेशन क्या, जब तक आम व्यक्तियों की विचारधारा नहीं बदलेगी इसका जो है कुछ भी उपाय नहीं है। यही कारण है कि सीधा हमारे समाज में जो है स्त्रियों के निम्न स्तर रखा गया है और इसके गलत है। हम 21वीं शताब्दी में आए हैं जहाँ पर स्त्री पुरुष जो है कहते कदम ताल कर रही है। कहते हैं एक साइकिल के 2 पहिए हैं। अगर एक साइकिल चला रहे हो, एक साइकिल में पहिया ना हो तो आप चला नहीं पाओगे जीवन के जो है नैया। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों को महत्व जो है समान दिया जाए, दोनों को जन्म जो है बराबर सम्मान दिया जाए, बराबर ही खुशियाँ मनाया जाए, बराबर ही सब कुछ दिया जाए, मान सम्मान सब बराबर होना चाहिए। क्योंकि लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं। आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हो उस क्षेत्र में लड़कियां भी बखूबी काम कर रहे हैं। बेशक लिए आपका जो है सोच गलत है, वो बात को हम दोहरा नहीं सकते। इसके अलावा पुरुष समाज प्रधान समाज में व्यक्त सामाजिक धार्मिक मान्यताओं पर विश्वास के कारण जो है पुत्रों की प्राथमिकता लिंग अनुपात कम होने के लिए जिम्मेदार। देखिए ये बात भी सामने आ ही गया कि पुत्रों की जो है प्राथमिकताएँ, आज हर माता पिता यही सोच विचार करके अपना जो है आगे बच्चों को जन्म देते हैं कि उनका पुत्र का ही प्राप्ति हो, क्योंकि पुत्र जो है वंश बढ़ाएगा। भाई स्त्री क्यों नहीं बना सकती? स्त्री भी तो किसी को जन्म देती है। ये बहुत बड़ी समस्या है कि सिर्फ देखिए सारा पालन पोषण तो स्त्री करती है, तो ये स्त्री के बच्चा कहलाएगा। सिंपल सी बात है। पुरुष का क्या है? ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो है पुत्रों की प्राथमिकता देना लिंग अनुपात कम होने की ये होता है। और समाज की धार्मिक मान्यता है कि जो है सारे काम लड़के ही करेंगे, लेकिन ये गलत है। आज जाके देखिए हर क्षेत्र में लड़कियों की जो है हर क्षेत्र में बोलबाला है, लड़कियां हर क्षेत्र में अव्वल है। और इस मानसिक जो है दुष्परिणाम कम होते लिंग अनुपात में परिलक्षित है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो लिंग अनुपात कम हुआ है कुछ इन्हीं कारणों से ही कम हुआ है।
स्त्रियों का जो है अल्पायु का शिकार होना अभी तक रुक नहीं सका है। यानी स्त्रियों का अल्पायु का शिकार होना तभी रुक सकता है जब अन्य समाजों में सम्मानजनक स्थान पहचान मिले। यानी औरतों को सही सम्मानजनक स्थान दिया जाए, उनको भी समाज का एक पार्ट समझा जाए, समाज का जो है महत्वपूर्ण अंग समझा जाए। ठीक है, आज बहुत से जो है लोगों की विचारधारा अगर सुनिएगा ना तो आपका दिमाग भी चकरा जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि समाज में स्त्रियों का स्थान ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि देखिए समाज ना तो पुरुष प्रधान होना चाहिए ना स्त्री प्रधान समाज होना चाहिए, सिर्फ मानव समाज होना चाहिए कि मानव है मैं और इंसान ही बन के हम रहे तो अच्छा है। हमें ना पुरुष समाज बनाना है ना स्त्री समाज बनाना है, हमने दोनों का सामान्य स्थिति देना है। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि स्त्रियों को सम्मान मिले, पुरुषों को भी सम्मान मिले, दोनों को ही बराबर मिले। क्योंकि दो पहिए अगर इसमें से एक भी पंचर हो जाती है तो शायद जीवन वाला जो नैया है वो नहीं चलाया जा सकता, जीवन का जो है रथ नहीं चलाया जा सकता। इसलिए दोनों का महत्वपूर्ण रहता है और दोनों को ही सम्मान स्थान मिलना ज़रूरी है। लड़के लड़कियां दोनों सामान्य हैं, यही बात सबको समझ आना चाहिए। आज पढ़े लिखे व्यक्ति जो है सबसे बड़ा अनपढ़ता काम करते हैं। जब किसी घर में लड़की जन्म लेती है तो उसकी माँ को ही मारने लग जाते हैं, भाई तेरे कारण लड़की जन्म लिया है। लेकिन क्या पढ़े लिखे व्यक्तियों को ये बात समझ नहीं है कि आप पक्षी नहीं हो, कि लड़की लड़का होना, अगर देखिएगा जानवरों में पक्षियों में देखिएगा तो लड़का होना लड़की पर निश्चित होती है, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम ह्यूमन हैं, ठीक है, हम इंसान हैं, ठीक है। इंसानों में ये रूल नहीं होती है, इंसानों में होती है पुरुष के कारण जो है स्त्रियों को जो होता है जन्म, ठीक है, और पुरुष के कारण जो है लड़कों का भी जन्म होता है, क्योंकि लड़कों में XY क्रोमोसोम होता है, लेकिन लड़की जो होती है XX क्रोमोसोम धारण कर रखी होती है। तो आप समझ सकते हो कि सारा का सारा गलती लड़कों का होता है। इसलिए लड़कियों को मारना सबसे बड़ा अनपढ़ता है, सबसे बड़ी गलती है पढ़े लिखे व्यक्तियों का। इसलिए कभी भी दिमाग में बात रखना कि लड़का होना या लड़की होना लड़कों पे डिपेंड करता है, ना कि लड़कियों पे। अगर ये बात समझ में आ गया हो तो ज़िंदगी भर इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने देश को जो है आगे भी बढ़ाना है। कहते हैं देखा जाए तो इसके अलावा स्त्रियों की शिक्षा तथा जो है समय अनुकूलन, अस्वास्थ्यवर्धक दवाएं, सेवाएं एवं पोषण मिलना जरूरी भी है। आज स्त्रियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो उनको जो है समय अनुकूल मिलना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए, सेवाएं या पोषण मिलना जरूरी है। इससे प्रसव के समय जो उपरांत होने वाली नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी आएगी तथा साथ ही प्रसव के समय स्त्रियों की मृत्यु दर में भी गिरावट आएगी। देखिए ये सब जरूरी काम है। आप देखिएगा कि मैक्सिमम जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, यही विचारधारा रखते हैं कि लड़के का हो, लड़के जन्म ले, लड़के जन्म ले। अरे लड़कों को लेके क्या करोगे आप? लड़कों को जन्म दे दोगे, लेकिन अगर लड़के को जन्म दे दोगे तो फिर बहू कहाँ से लेके आओगे? हैं? लड़के थोड़ी बहू बन जाएंगे आपके। अगर आपको बहू चाहिए तो लड़की भी तो जरूरी है। जब आप लड़की किसी को दोगे तब ना दूसरे घर से एक लड़की लेके आओगे। ये तो भाई लेना देना है। और सबसे बड़ा कारण जो अगर देखा जाए हमारे इंडियन समाज में पड़ता है तो वो दहेज प्रथा के कारण ऐसा होता है। आज जितने भी लड़के जन्म लेते हैं भाई दहेज लेने के लिए हमारे लड़के ने जन्म ले लिया है, और दूसरे घर से अच्छे खासे दहेज लेंगे और लड़कियों को जन्म नहीं देंगे क्योंकि लड़कियों को दहेज देना पड़ता है। भाई ऐसा क्यों सिस्टम ले रहे हो? आपके जो है घर में इतनी पवित्र, इतनी अच्छी बहू आ रही है, लक्ष्मी की रूप कहा जाता है हिंदू समाज में, लेकिन आप क्या उसको लक्ष्मी को ही ठुकरा रहे हो? ये बात बहुत चिंताजनक बात है। कहते हैं हमारे समाज के जो है मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है और ज़रूरी है कि इन सब बातों पे गौर करना कि स्त्री जो होती है अच्छी है, उसको अपना घर में लाओ, अच्छे से उसका मान सम्मान दो, ठीक है। और लड़कियों का भी ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि आप दूसरे घर में जा रहे हो तो वहाँ पर जो है आप उसको स्वर्ग बना दो, क्योंकि आपके घर में भी कोई लड़की आएगी और आपके माता पिता को देखेगी। देखिए समाज में रीति है कि लड़कियां दूसरे घर में दूसरे माता पिता को देखें, और जो घर से छोड़ के आई है वहाँ पर भी भाई होगा, वहाँ पर भी लड़कियां आएगी तो वो भी अपना कर्तव्य निष्ठापूर्ण करे। तो ये समाज बहुत बैलेंस हो जाएगा और कुछ भी जो है यहाँ लफड़ा नहीं होगा। लेकिन आप देखते होंगे कि समाज में जो है कुछ लालची लोगों ने वो कहते हैं खराब से खराब कर दिया है। पैसे नहीं मिले, आपको दहेज कितना मिला? आज तो आप देखिएगा ना हमारे समाज में एक और बात आ गई है कि आज सरकारी नौकरी लड़के इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको जो है दहेज अच्छा खासा मिल सके।
आप देखिएगा ये बिहार यूपी के साथ बहुत अच्छा खासा हो रहा है कि लड़के तब तक मैरिज नहीं करते हैं जब तक कि उनको नौकरी, सरकारी नौकरी ना मिल जाए, और सरकारी नौकरी जैसे मिलता है उनका रेट भी बढ़ जाता है अच्छा खासा। तो सरकार इस पर नकेल तो नहीं कर सकती है, लेकिन शराब में जो व्यक्ति लीन नहीं रहते, जो व्यक्ति नहीं करते, उन पर डंडा बरसाने लग जाती है, उन पर जो है FIR दर्ज कर देते हैं। लेकिन दहेज प्रथा के ऊपर कुछ नहीं होता है, जाते हैं रिपोर्ट लिखी जाती है, कुछ एक्शन ही नहीं होता है। तो ये सब बातें जो हैं हमारे समाज में कुछ ढीला प्रशासन के रवैये के कारण ही ये सब संभव हो पाया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है नोटेबल पॉइंट, जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न है कि भारत में लिंग अनुपात प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। औसतन प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या जो है 933 है, और सबसे अधिक अनुपात केरल का है जहाँ पर 1000 जो है 59 है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, केरल में सबसे अधिक जनसंख्या है, और सबसे कम अनुपात जो है दमन व दीव में जहाँ 709 ही है। तो ये काफ़ी MCQ के अंतर्गत जो है UPSC एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत की जो है औसत जो है 933 है, ठीक है, और केरल की सबसे अधिक जो है अनुपात है, और दमन दीव का सबसे कम अनुपात है। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, UPSC एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। उसके पश्चात यहाँ पर है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए ये आप कार्य कर सकते हो अगर लिंग अनुपात आपको पता करना है कि आपके क्षेत्र में प्रति घर में जो है कितनी स्त्रियां हैं और आपके क्षेत्र में कितने अनुपात बनते हैं। तो एक परियोजना आप कर सकते हो। ये कार्य आपके लिए सरल होगा कि अपने पड़ोस में किन्हीं 20 परिवारों को चुनिए और प्रत्येक परिवार से संपर्क करें तथा यहाँ जानने का प्रयास करें कि उसमें पुरुषों व स्त्रियों की कुल संख्या कितनी है। सभी 20 परिवारों के संपर्क करने के पश्चात महिलाओं एवं पुरुषों की संख्या अलग अलग जोड़िए। यदि अनुपात 1:1 आता है तो लिंग अनुपात संतुलित कहा जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, स्त्री भी बराबर है, पुरुष भी बराबर है। इसका मतलब जो है लिंग अनुपात बराबर है, अनुपात सोचनीय है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। यदि स्त्रियों का अनुपात 1 से अधिक हो तो अनुपात जो है अनुकूल है, यानी स्त्रियों की संख्या अगर अधिक है तो इसका मतलब जो है अनुकूल अनुपात है, अन्यथा प्रतिकूल होगा अगर पुरुषों की संख्या अधिक होगी तो। यदि 1 से कम हो तो कहते हैं ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि ये प्रतिकूल प्रक्रिया हो जाएगी। यह जानने का प्रयास करें कि अनुकूल अथवा प्रतिकूल लिंग अनुपात के क्या कारण हो सकती है, आखिर उनकी सोच क्या है, क्यों लड़कियों की संख्या कम है, क्या उन्होंने उसके साथ कुछ गलत किया, क्या लड़कियों को भ्रूण हत्या करवाई। तो ये सब आप अपने क्षेत्र में भी ये सब एनालाइज कर सकते हो। इसके लिए प्रत्येक परिवार का साक्षात्कार करना जरूरी है, यानी आमने सामने आपने प्रश्न पूछना है। तो ये प्रोजेक्ट कार्य जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परियोजना कार्य है जिसको करना चाहिए और इससे आपको काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आया है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट, आयु संरचना। अब देखिए आयु संरचना क्या होती है। तो आयु संरचना का मतलब होता है कि हमारे देश में कितने यंग हैं, कितने बूढ़े हैं, इन सब बारे में जो है एनालिसिस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इसका अनुपात जो है देश को कैसे जो है इफेक्ट करता है। तो इन सब बातों पे हम प्रकाश यहाँ डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू के विषय में। तो आयु संरचना के अंतर्गत देखा जाए तो आयु तथा लिंग जो है पिरामिड लोगों की आयु एवं लिंग के अनुसार संख्या की संरचना दिखाता है, और इस जनसंख्या की जो है वृद्धि दर तथा कार्यशील एवं आश्रितों की संख्या कर भी संकेत करता है, कितने आश्रित हैं और कितने आश्रित नहीं हैं। भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चे कुल जनसंख्या जो थी 35.3% थी। काफ़ी अच्छा आंकड़ा था, यानी 14 वर्ष तक की उम्र के जो है कुल जनसंख्या 35.3% थी। उसी प्रकार जो है 15 से जो है 59 वर्ष के समूह में 56.9% थी। तो ये काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट थी। लेकिन तथा वृद्ध लोगों की देखा जाए जो 60 वर्ष इससे अधिक है 7.4% ही थे, यानी जो वृद्धों की संख्या थी बहुत कम थी। हाल के दशकों में भारत में आयु संरचना में धीरे धीरे कुछ परिवर्तन हो रहे हैं जो कि यहाँ पर हम देखेंगे भी। इसमें से एक जो प्रवृत्ति है युवा वर्ग के हिस्सा का बढ़ना है। इसमें से 0 से 14 आयु वर्ग का जो अनुपात घटता नजर आ रहा है, यानी 0 से 14 वर्ष का जो अनुपात है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। तथा कार्यशील उम्र जो है 15 से 59 वर्ष तथा वृद्ध लोगों की जो है 60 एवं उससे अधिक का जनसंख्या अनुपात बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि 0 से 14 वर्ष की जो आयु है वो घट रही है और कहते हैं आगे वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है। किंतु 2001 जनगणना के अनुसार 1991 में कार्यशील जो है 15 से 59 वर्ष व्यक्तियों की संख्या जो थी 57.7% थी, जो घटकर 2001 में जो है 56.9 हो गई। तो एक देखा जाए तो 1% की यहाँ पर गिरावट नज़र आई है।
ठीक है। जबकि वृद्ध आयु वर्ग जो है 60 वर्ष से अधिक जो थी 1991 में 6.6 थी, लेकिन देखा जाए 2001 में बढ़कर 7.4% हो गई। तो यहाँ पर देखा जाए तो वृद्धों की संख्या बढ़ रही है। इसी प्रकार 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग का अंश जो है 1991 में 36.5% आंकी गई थी, लेकिन वही देखा जाए 2001 में तो 35.3 हो गई। तो एक जो है अनुपात घटी है, 1% घटी है, जो कि बहुत काफ़ी चिंता का विषय बन रहा है। इस टेबल में आप देख सकते हो, इस सब बातों को जो है विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश किया गया है कि भारत में आयु एवं जो है लिंग के अनुसार कुल जनसंख्या का प्रतिशत में वितरण किस प्रकार है। 2001 के जो है यहाँ पर दर्शाया गई है कि जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर वर्ग आयु आप देख सकते हो, कुल व्यक्ति देख सकते हो, पुरुष और स्त्री देख सकते हो। तो यहाँ पर देखा था 0 से 4 जो है सिर्फ 10.7 जो है कुल व्यक्तियाँ हैं, बट यहाँ पर बराबर चल रही थी। ठीक है, 15 से 19 वर्ष की आयु में भी कुछ हद तक बराबर ही नज़र आ रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप नीचे जाइएगा तो देखिएगा कि काफ़ी इसमें जो है अंतर आ गई है। देखिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि 50 से 54 के बीच में 3.6 है, लेकिन दोनों में बराबर है। स्त्रियों की संख्या बेशक इसमें कम दर्शाई गई है। लेकिन अगर हम बात करें 55 से 59 वर्ष की आयु में तो देखिए यहाँ पर जो है टोटल अनुपात 2.7 है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो पुरुषों की संख्या कम गई है, स्त्रियों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन सबसे सोचने वाली है 65 से जो है 69 में, जहाँ पर 1.9 है, और यहाँ पर देखा जाए तो पुरुषों की संख्या जो है 1.8 है, यानी 1.8 है, वही स्त्रियों की संख्या 2.1 है। तो ये सब बातें जो है दर्शा रहा है। अगर आप देखिएगा ध्यान से तो इसमें पुरुषों की संख्या कम है स्त्रियों के अंतर्गत। तो ये तो जर्नली सी बात है। आज बहुत ही चीज़ें जो है अलग अलग देखने को मिल रहा है। अब इसको भी देखिएगा, ये जो है ग्राफ आपको समक्ष प्रस्तुत किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत का आयु का लिंग अनुपात संरचना कैसी है। आप देख सकते हो कि पुरुषों और स्त्रियों को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो मैक्सिमम जो अभी जो आंकड़े दर्शाए गए हैं 2001 के अनुसार, तो यहाँ पर जो है 10 से 14 वर्षों की संख्या और 5 से 9 वर्षों की संख्या सबसे अधिक आंकी गई है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो घटता हुआ क्रम दिखा है 60 से 64 वर्ष की आयु के आसपास घटता हुआ नजर आया है। 55 से 59 के आसपास देखिए घटता हुआ नहीं नजर आया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है भारत की लिंग अनुपात संरचना 2001 के अनुसार दिखाया गया है, जो कि महिलाओं और पुरुषों दोनों की ही है। यहाँ पर कहते हैं भाषा जो है विचारों का आदान प्रदान होता है, और भाषा नहीं समझ में आया तो कुछ भी सब बेकार है। तो भाषा संगठन जो है हमारे भारत में इसे एक बनाता है। कहते हैं भाषा अलग अलग होने के पश्चात भी भारत एक है, भारत एक राष्ट्र है। यहाँ पर बेशकली सभी लैंग्वेज बोले जाते हैं, लेकिन अगर आप हिंदी के अगर अच्छे जानते होगे, अच्छे विचार है, समझे होगे कभी, तो आपको ये बात समझ होना चाहिए कि सभी का जो है जन्म एक ही सूत्र से हुआ है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ते हैं आगे द्रविड़ भाषा पढ़ते हो, खड़ी बोली हो या जो मर्जी भाषा हो, सबको पता है कि इन सभी भाषा का उत्पत्ति जो है खरोष्ठी लिपि से हो या शारदा लिपि से हो या ब्राह्मणी लिपि से हो, लेकिन सबका उत्पत्ति एक ही जगह से हुआ है। तो यही बात हमारे एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो भी लैंग्वेज हम बोले, जो भी शब्द हम बोले, लेकिन उत्पत्ति सिर्फ एक ही जगह से हुआ है। ठीक है, अगर आपको समझ है खरोष्ठी लिपि की, द्रविड़ लिपि की, आर्यन लिपि की, ठीक है, या गुरुमुखी लिपि की या देवनागरी लिपि की बात करो, सारे का उत्पत्ति कहीं ना कहीं एक ही सूत्र से हुआ है। इसलिए हम बेशक कई भाषा बोलें, लेकिन हम सब भारतीय हैं, और भारतीय को जो जितने लैंग्वेज हैं सबका सूत्रपात जो है एक ही जो है लिपियों से हुआ है, चाहे वो ब्राह्मी लिपि हो या शारदा लिपि हो। तो यहाँ भाषा के देखिए संगठन, तो जैसे हमारे देश का संगठन होना चाहिए, उसे भाषा का भी यहाँ संगठन दर्शाई गई है, कॉम्पोजिशन बनाई गई है। भारत में जिस प्रकार प्राकृतिक जो है प्राकृतिक संरचना एवं पर्यावरण विभिन्नताएं हैं, ठीक उसी प्रकार से भारत में प्रचलित भाषाओं में भी विभिन्नता एवं विविधता मौजूद है। आपने देखा होगा कि भारत में जो है जलवायु इतनी विभिन्नता है, तो भाषा में भी विभिन्नता है। अब हर क्षेत्र में जाओगे तो हर एक लैंग्वेज बोलने वाले जो है व्यक्तियों की आप मिल जाएंगे, और आप उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाइएगा, लेकिन फिर भी वो भारतीय हैं। यहाँ सैकड़ों भाषा एवं स्थानीय बोली का प्रचलन पाया जाता है। सन 1961 की जनगणना में देखा जाए तो 16,652 भाषाओं के मातृभाषा के रूप में दर्जा दिया गया।
अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है ये, जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते पूछे जाते हैं कि भाषा जो है पहले कितने भाषाओं को मातृभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। 1961 के अंतर्गत कितने भाषा को जो है मातृभाषा का जो है दर्जा दिया गया था, तो 1652 भाषाओं को जो है मातृभाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से केवल 23 भाषाओं को आपस में मिला दे तो देश की कुल जनसंख्या का जो है 97% हो जाता है। यानी 23 भाषाओं में देखा जाए तो सबसे अधिक बोलने वाले यानी 97% हो जाता है, और बाकी जो रह गया 3% बाकी लोग बोलते हैं, यानी 23 से जो है बाकी बोलते हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? 23 भाषाओं की है। परंतु ज़्यादा लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला इन 23 भाषाओं में से भारतीय संविधान में केवल 18 भाषा को ही मान्यता प्राप्त है। ये देखिए ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 23 भाषा जो 97% को आंकड़ा को जो है ऑक्युपाई कर रखा है, सिर्फ उन भाषाओं में से यानी 23 भाषाओं में से सिर्फ 18 भाषा को ही भारतीय संविधान ने जो है मान्यता दिया हुआ है। सिर्फ 18 भाषा ही जो है अपने कार्य क्षेत्र के लिए अग्रसर रहेंगे। इसके अलावा संविधान की 8 सूची में अंग्रेजी को जो है संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। यानी संपर्क भाषा का मतलब है कि विश्व में आप कहीं भी चले जाओ अंग्रेजी भाषा को जो है बोला जाना चाहिए, और ये 18वीं सूची में इसको अंकित किया गया है कि 8वीं सूची में जो है अंग्रेजी भाषा को जो है संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। कहते हैं इन 18 भाषाओं में जो है देखा जाए तो देखिए ये नाम भी आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने जो 18 भाषा को मान्यता दिया है कौन कौन से भाषा है। तो देखिए 18 भाषा में जो है आसामी, बंगाली, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, कश्मीरी, संस्कृति, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी तथा उर्दू है। तो ये काफ़ी 18 भाषा जो है महत्वपूर्ण है, और ये भाषा के आप कुछ भाषा का तो जरूर ही ज्ञाता होगी, तो इसमें बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन 18 भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। भारत जो है हिंदी भाषी देश है, जबकि सबसे कम बोले जाने वाले का जो नंबर है वो है संस्कृति भाषा की। संस्कृति भाषा सबसे कम बोली जाती है और सबसे अधिक बोली जाने वाले भाषा जो है हिंदी ही है। तो ये काफ़ी जो है कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। विभिन्न शब्दों के अर्थ और उसके उच्चारण होने से जो है भी भाषा में स्थानीय विविधता तो होती है। किसी एक जो है विशेष भाषा बोलने वाले लोग ही दूसरे स्थान पर शब्दों के उच्चारण में थोड़ा अंतर के साथ उसी भाषा को बोलते हैं। जैसे आप समझ सकते हो कि अगर भोजपुरी भाषा देखा जाए तो लोग उसमें भोजपुरी भाषा में थोड़ा हिंदी मिला के जो है उसको सही भाषा में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अपने क्षेत्र में भी ऐसे ही देखते होंगे कि जो भोजपुरी भाषा बोलते हो हिंदी के जैसे ही काफ़ी मिलते जुलते होते हैं, तो शब्दों का थोड़ा हेरफेर हो जाता है। भाषाओं में बोलने की विभिन्नता के कारण ही भाषा के कई बोलियां उद्भव होती है, और इस प्रकार एक बोली उपभाषा किसी एक भाषा के सदृश ही होती है, जिसे क्षेत्रीय भाषा माना जा सकता है। राजस्थानी, हरियाणवी, भोजपुरी अथवा जो है पूर्वी बोली हिंदी भाषा का ही उपभाषाएं कहलाती है। मैंने कहा भी कि भोजपुरी भाषा काफ़ी मिलती जुलती है, राजस्थानी भाषा भी हिंदी का ही उपभाग है। या हरियाणवी देख लीजिए, बोलने का टोन अलग होगा बट हिंदी जैसे ही होता है। ठीक है, राजस्थानी भाषा भी ऐसी होती है, भोजपुरी भी ऐसी होती है, सारे के सारे एक जैसे ही भाषा होते हैं, तो इसमें कोई दो अंतर नहीं है। कहते हैं अगर देखा जाए तो भाषा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण घटक है। तथा बहुत सी भाषाएं एवं उनकी उपभाषाएं या बोलियां भारत के विभिन्न भागों में बोली जाती है, और यह भारत संस्कृति को समृद्ध एवं विविधता बनाती भी है। इसके साथ ही देश में भाषा अपनी प्रादेशिक पहचान भी बनाए रखती है। इसी कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में प्रमुख भाषाओं के वितरण के आधार पर बनाकर जो है राज्य को पुनर्गठन भी किया गया था। कि भारत में देखा जाए स्वतंत्रता के समय कहते हैं कि भारत में प्रमुख भाषाओं के वितरण के आधार पर राज्य के पुनर्गठन किया गया था, और संख्यात्मक समर्थन के आधार पर भारत को 12 प्रमुख भाषा प्रदेशों में विभक्त भी किया गया था। और इस प्रकार एक भाषाई प्रदेश वह क्षेत्र कहलाता है जहां बहुसंख्यक लोग जो है आम तौर पर उसी भाषा में बोलते हैं। कहते हैं भाषाई प्रदेशों के जो है निर्धारण ये तो निम्न भाषाओं को चुना गया है। देखिए कौन कौन से भाषा है जो काफ़ी महत्वपूर्ण, 12 भाषाएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो कश्मीरी है, पंजाबी है, हिंदी उर्दू है, बंगाल है, असमी है, उड़ीसा है, गुजराती है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है और मलयालम है। 12वां नंबर मलयालम का है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये 12 भाषाओं को जो है
भाषाओं प्रदेश को निर्धारित हेतु भाषा बनाई गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जबकि आपको पता ही है कि 18 भाषा जो है हमारा राष्ट्रीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। कहते हैं अगर तो अगली पॉइंट की बात करें जिसमें भारतीय भाषा का वर्गीकरण और वितरण पे दर्शाता है, तो भारतीय भाषाओं का जो है वर्गीकरण और वितरण किस प्रकार है। यदि भारत की सभी भाषाएं बोलने में एक दूसरे से काफ़ी भिन्न नजर आते हैं, अगर देखिएगा तो काफ़ी भिन्नता देखने को मिलता है। तभी उनकी उत्पत्ति के आधार पर उन्हें 4 प्रमुख के भाषाई परिवार में वर्गीकृत किया गया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यूपीएससी एग्जाम के अंतर्गत या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत। शायद आप पहली बार भी ये बात सुन रहे होंगे कि भाषा को जो है 4 भागों में बांटा गया है जो हमारे देश में बोला जाता है। एक अस्ट्रिक परिवार होती है जिसे निषाद कहते हैं, एक द्रविड़ परिवार होता है जिसे द्रविड़ कहते हैं, एक चीनी तिब्बत परिवार होता है जिसे किरात कहते हैं, एक भारतीय जो है यूरोपीय परिवार होता है जिसको हम आर्य भाषा के नाम जाना जाता है। तो ये चारों के चारों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अस्ट्रिक परिवार की भाषा मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मध्य भारत की जनजाति पट्टी, विशेष रूप में स्थाल परगना और रांची और जो है मयूरभंज जिलों में बोली जाती है। तो ये आपको ये बात नोट कर लेना चाहिए कि जो अस्ट्रिक परिवार की भाषा जो है मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो है कुछ जनजाति पट्टियों में बोली जाती है, जैसे जो है स्थाल परगना, रांची और जो है मयूरभंज, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीनी तिब्बत परिवार की भाषा था उनकी जो है उपभाषा देश के ऊपरी पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी पश्चिम क्षेत्र के उप हिमालय क्षेत्र में बोली जाती है। देखिए चीनी और तिब्बती परिवार की जो भाषा है हमेशा याद रखना कि तिब्बत साइड में ही उप हिमालय के क्षेत्र में बोली जाती है। अगर हम बात करें भाषा लद्दाख, जम्मू कश्मीर में भी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में कुछ भागों में भी जो है चीनी तिब्बती भाषा बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाली संख्या दक्षिण भारत में संकेंद्रित है, यानी देखा जाए द्रविड़ भाषा का जो है बोलने वाले लोगों की संख्या दक्षिण भारत में संकेंद्रित है, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल राज्य में अधिकांश लोगों द्वारा यह परिवार की भाषा बोली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार प्रदेशों में रहने वाले जनजाति लोग द्वारा इस परिवार की भाषा बोली जाती है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अस्ट्रिक परिवार की भाषा कहाँ बोली जाती है, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जो है रांची और मयूरभंज में है। वही चीनी तिब्बत भाषा जो है मैक्सिमम जो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में बोले जाते हैं, और द्रविड़ भाषा जो है मुख्य तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल राज्य में अधिकांश बोले जाते हैं। अब आती है सबसे अधिक बोली जाने वाले भाषा का नाम, जिसको हम भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा बोलने वाले लोग देश में उत्तरी और मैदानी भागों में तथा मध्य भारत में संकेंद्रित है। यानी भारतीय यूरोपीय भाषा जो है मैक्सिमम देशों में बोली जाती, राज्यों में बोली जाती है। ठीक है, संपूर्ण उत्तर भारतीय मैदानों में फैला हुआ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश जो है महाराष्ट्र, गुजरात राज्य में इसी परिवार की भाषा उपयोग की जाती है। कौन सी भाषा? भारतीय यूरोपीय परिवार की भाषा, यानी चौथी भाषा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भाषा मानी जाती है। ये भारत की कुल जनसंख्या में विभिन्न भाषाएं परिवार की भाषा बोलने वालों का अनुपात काफ़ी विभिन्नता दर्शाई गई है। जहां आर्य भारतीय यूरोपीय परिवार भाषा बोलने वालों का अनुपात 70% से अधिक है, यानी आर्य जो है भारतीय यूरोपीय भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, जिसको आप यूपीएससी एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। वहाँ चीनी तिब्बत परिवार की भाषा बोलने वाले को केवल 0.85% है। ये काफ़ी जो है एसएल में आ जाता है और एसएससी में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सबसे कम बोली जाने वाली भाषा कौन सा है। तो चीनी तिब्बतीय परिवार की भाषा जो है बहुत ही कम बोले जाने वाला भाषा है, जो 0.85% ही बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषा बोलने वाले 20% ही है। द्रविड़ भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या जो है भारत में सिर्फ 20% ही है। अब हमारे समक्ष जो है महत्वपूर्ण पॉइंट आया है जो कि नोट कर लेना चाहिए, जिसको सारांश के रूप में आप देख सकते हो। ये कहते हैं ये अगर यह पॉइंट अगर नोट कर लेते हो तो पूरे टॉपिक को जो है अंडरस्टैंड कर लेते हो। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए कॉपी में, अगर कोई पढ़ते हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये पॉइंट काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकता है। कहते हैं भारत में बोली जाने वाली भाषा 4 प्रमुख परिवारों में संबंधित है। ये परिवार है अस्ट्रिक परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी तिब्बत परिवार, भारतीय यूरोपीय परिवार, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। विभिन्न परिवारों में संबंधित भाषाओं को संकेंद्रित देश के विभिन्न भागों में हुआ है। अस्ट्रिक परिवार का देश के उत्तर पूर्वी भाग में, द्रविड़ परिवार का दक्षिण भारत में और चीनी तिब्बत परिवार भाषा देश के उप हिमालय क्षेत्रों में है। और भारतीय यूरोपीय परिवार भाषा देश के उत्तरी भाग तथा मध्य भारत में संकेंद्रित है। तो चारों भाषाओं को 4 दिशाओं में जो है इसको बोलने का प्रावधान है भारत में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि अंतिम पॉइंट की हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत
जो है भारतीय आर्य परिवार की भाषा भारत में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय आर्य परिवार की भाषा जो है भारत में सबसे अधिक बोले जाती है। और चीनी तिब्बत परिवार की भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है, यानी सबसे अधिक भाषा बोले जाते हैं आर्य परिवार की भाषा और सबसे कम बोले जाते हैं चीनी तिब्बत परिवार की भाषा। अगर हम प्रतिशत में देखें तो भारत के 70% से अधिक लोग जो है भारतीय आर्य परिवार की भाषा बोलियां बोलते हैं, यानी 70% से अधिक। अगला जो पॉइंट आया है हमारे समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए धार्मिक संरचना कि भारत में धार्मिक संरचना कैसी है। भारत में देखा जाए तो धार्मिक संरचना की बनावट भी बहुत ही विभिन्नताओं से भरी हुई है। जिस प्रकार हमारे देश में अगर विभिन्नताओं से भरा कहते हैं जो है क्लाइमेट है, ठीक है, पर्यावरण है, उसी प्रकार विभिन्नताओं से भरा भाषा है, तो उसी से प्रकार जो है यहाँ पर धर्म भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। भारत समाज विभिन्न धार्मिक जो है संप्रदायों में बटा हुआ है, परंतु मोटे तौर पर 7 प्रमुख धर्म है। अधिकांश लोग इन्हीं 7 धर्मों में से किसी एक धर्म के अनुयायी होते हैं, ठीक है। ये 7 धर्म देखा जाए तो हिंदू है, इस्लाम है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है और सिख और फारसी है। कहते हैं हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये 7 धर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हिंदू के जो अनुयायियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार 80.5% लोग इस धर्म को मानते हैं और इस धर्म को जो है मानने वालों की संख्या भारत के उत्तरी मैदानी भाग तथा मध्य भारत के जो है पठारी प्रदेश के उत्तरी भाग में अधिक केंद्रित है। इसके अलावा भारत के सभी भागों में इसकी संख्या पर्याप्त है, किंतु इसकी संख्या भारत के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में एवं जो है संघीय प्रदेश लक्षद्वीप में बहुत ही कम है। लक्षद्वीप में देखा जाए तो हिंदू धर्मों की संख्या जो है बहुत कम है, मानने वाले की संख्या बहुत कम है, यानी वहाँ पर लोग हिंदू धर्म को अधिक नहीं मानते हैं। फिर भी देखा जाए तो अन्य धार्मिक समुदाय के भारत में वितरण बिखरा हुआ है और ये कुछ ही क्षेत्रों में जो है संकेंद्रित है। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि कुछ ही क्षेत्रों में ये संकेंद्रित है। मुसलमानों की सर्वाधिक संख्या कुल जनसंख्या में अनुपात में जम्मू कश्मीर एवं लक्षद्वीप में अधिक है, यानी देखा जाए तो मुस्लिम धर्मों की जो मानने वाले व्यक्ति सब है वो जम्मू कश्मीर एवं लक्षद्वीप में सबसे अधिक है। वैसे मुसलमानों की सबसे ज़्यादा संख्या देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है और पश्चिम बंगाल में है और बिहार राज्यों में है। तो ये तीनों राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है जहाँ पर मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्यों में। और इन राज्यों के अलावा मुसलमानों की संख्या राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, यानी राष्ट्रीय औसत जो है उससे ज़्यादा जो है मुसलमानों की यहाँ पर संख्या है। और असम तक केरल में भी है ये। अगर हम क्षेत्रीय वितरण पर नज़र दौड़ाएं तो ये स्पष्ट होता है कि केरल तथा जम्मू कश्मीर के अलावा इनका वितरण उत्तरी विशाल मैदान भागों में भी है, यानी देखा जाए तो मुसलमान हर क्षेत्र में विद्यमान है और उनकी संख्या काफ़ी इसके तादाद में है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तभी तो कहते हैं हम सब एक हैं। यदि बात करें हम ईसाइयों का सबसे ज़्यादा संकेंद्रित केरल में, देखिए ईसाई धर्म जो सबसे अधिक है वो केरल क्षेत्र में है। ईसाइयों के सबसे ज़्यादा जो है संकेंद्रण केरल क्षेत्र में है और इसके बाद तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का स्थान आता है, यानी इसके बाद तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। कुल जनसंख्या में जो है उनका सबसे अधिक अनुपात उत्तर पूर्वी राज्य में है, खासकर मिजोरम, मेघालय एवं नागालैंड। जहाँ तक सिख धर्म के मानने वालों की संख्या का सवाल है, इनकी 3/4 संख्या जो है केवल पंजाब राज्य में ही संकेंद्रित है। इसके अलावा सिखों की संख्या हरियाणा, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में भी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली में भी इसकी संख्या काफ़ी अधिक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सिख भी जो है हर एक क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ तक बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के अनुयायियों की स्थिति का सवाल है, तो इसका देखा जाए तो महाराष्ट्र राज्य ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ दोनों धर्मों के मानने वालों की संख्या बहुत अधिक है। और इसके अतिरिक्त परंपरागत रूप से जाना माना निवास जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख, हिमालय प्रदेश में धर्मशाला कि कहते हैं एवं सीमावर्ती जिले सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा राज्य में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर भी काफ़ी जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले कम नहीं है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के अलावा जैन धर्म के अनुयायी की काफ़ी संख्या जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में भी काफ़ी है। फारसी लोग वैसे भी बहुत ही कम संख्या में है
जो महाराष्ट्र में मुंबई तथा उसके आसपास में ही पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए इस सारणी में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। जनगणना 2001 में अनुसार जो है जनसंख्या को यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर आप इस पर ध्यान से अगर नज़र दौड़ाओगे तो ये आपको प्रतिशत को दर्शाएगा, जो कि साफ दर्शाएगा। देखिए हिंदू की देखा जाए तो यहाँ पर 80.5% है और मुसलमानों की 13.6% जनसंख्या है भारत में। और ईसाई धर्म की कुल जनसंख्या देखा जाए तो 2.33 है, जो कि तीसरे नंबर पे ईसाई धर्म है। और सिख धर्म की बात करें तो 0.86% है। यदि बौद्ध धर्म की बात करें तो 0.76 है। और जैन धर्म की बात करें तो सबसे कम है, 0.40 है। ऐसे देखा जाए तो फारसी की जनसंख्या कम है, लेकिन वो अन्य में आता है, जो कि अन्य में जो है 0.83 है। तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्णता की ओर इशारा करता है और दर्शाता भी है। इसमें धर्मों के विषय में जो है वितरण किस प्रकार है, इसके विषय में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया और हर एक पहलू के बारे में जानने की कोशिश किया। कहते हैं अगला पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का संगठन एवं वितरण। देखिए कहते हैं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के ऊपर जो है जब भारत आज़ाद हुआ उस समय से ही बहस चल रही थी कि इनको संरक्षण दिया जाए, और बेखूबी इनको संरक्षित भी किया गया, क्योंकि ये जो थे बहुत बिछड़े हुए थे, काफ़ी जो है इनके पास सुख सुविधाएँ नहीं थी, और ये लोग जो थे मैक्सिमम जंगल में रहने वाले ही जीवन व्यतीत किया करते थे। इसलिए अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का जो है संगठन किस प्रकार हुआ और इसका वितरण किस प्रकार हुआ, तो इसके विषय में यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और इसके हर एक पहलू पर जो है ध्यान पूर्वक जो है देखेंगे। प्लस मैप के अंतर्गत भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये किन किन क्षेत्रों में जो है फैले हुए हैं। तो ये हमारे पास जो टॉपिक आया है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों का संगठन एवं वितरण। तो कहते हैं भारत का संविधान बहुत सी जातियों एवं जनजातियों के समूह को जो मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, इसमें आप SC ST OBC कुछ भी हो सकता है, और ये क्रमशः जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के रूप में जाना जाता है, और ये दोनों भारत जनसंख्या के प्रमुख घटक है, यानी ये भारत की जनसंख्या के प्रमुख पार्ट है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। ये दोनों जो है भारत जनसंख्या के प्रमुख घटक के रूप में देखा जा सकता है। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 के अनुसार जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति भारत की कुल जनसंख्या क्रमशः 16% थे तथा 8.2% थे। यानी देखा जाए तो भारत में इनकी अनुसूचित जनजाति जो थी, अनुसूचित जातियाँ 16% थी पूरे जो है भारत की जनसंख्या के अंतर्गत, और अनुसूचित जनजाति जो थी 8.2% थी। पूरे देश में इसका वितरण बहुत ही असामान्य और अनियमित है। तो इसी के बारे में हम अब विचार करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे समक्ष जो है अनुसूचित जातियां हैं। तो चलिए देखते हैं अनुसूचित जातियां में क्या और विशेषताओं के तरफ जो है प्रकाश डाली गई है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अनुसूचित जातियाँ। देखिए अनुसूचित जातियाँ यानी SC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट। तो SC शेड्यूल कास्ट आखिर होती क्या है? कहते हैं जनसंख्यात्मक रूप से इनका सबसे अधिक संकेंद्रण उत्तर प्रदेश में है। यानी अनुसूचित जातियों की संख्या देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, और इसके पश्चात पश्चिम बंगाल बिहार राज्य आते हैं। यानी इसके पश्चात पश्चिम बंगाल और बिहार आते हैं। तो नंबर 1 जो है सर अनुसूचित जातियों का कौन सा है? उत्तर प्रदेश। देखिए पेपरों में, एग्जामों में, कॉम्पिटिशनों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है सबसे अधिक जो है अनुसूचित जाति किस राज्य में बसते हैं। तो आपको माइंड में होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश है, उसके बाद ही जो है पश्चिम बंगाल और बिहार का नंबर आता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे कम जो है अनुसूचित जातियाँ कहाँ पाई जाती है? तो इसका भी है। देखिए मिजोरम में अनुसूचित जाति के केवल 272 व्यक्ति ही हैं। यानी मिजोरम में सबसे कम 272 व्यक्ति ही जो है अनुसूचित जातियों में बिलोंग करते हैं, जो प्रतिशत के हिसाब से जो बहुत ही नगण्य है, यानी बहुत ही कम है। केंद्र शासित प्रदेश में जो है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तथा नागालैंड एवं राज्य में जो है अनुसूचित जातियाँ हैं। ठीक है, यह है ही नहीं। देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो निकोबार द्वीप समूह में और नागालैंड में जो है अनुसूचित जातियाँ है ही नहीं। कुछ जनसंख्या में इसके प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक पंजाब में है, जहां 28.85% है। देखिए सबसे अधिक जो है यहाँ पर दर्शाया गया है 28.85% है। हिमाचल प्रदेश में इसका प्रतिशत जो है 24.7 तथा पश्चिम बंगाल में जो है
0.3% है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दर्शाई गई है। अगर देखा जाए अनुसूचित जातियाँ जो है अधिकतर भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं। यानी अनुसूचित जाति किसे कहते हैं? जिनके पास भूमिहीन है, खेतिहर मजदूर हैं, उन्हें जो है अनुसूचित जातियों में रखा जाता है। ठीक है, कुछ लोगों के पास बहुत कम कृषि भूमि है और ये छोटे मोटी वस्तुओं के जो उत्पादक अथवा कारीगर हैं। कृषिगत कार्यकलापों में जो संबंध होने के कारण इनका सबसे अधिक संकेंद्रक केंद्र के जो है जलोढ़ तथा तटीय मैदान में पाया जाता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इसका संकेंद्रण पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्यों में काफ़ी है। दूसरी तरफ मध्य तथा उत्तर पूर्वी भारत में पहाड़ी तथा वनीय इलाकों में जिनमें जनजातियों की संख्या बहुत है, में अनुसूचित जातियां बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हो इसकी जो है विस्तार किस प्रकार जो है पूरे भारत में है। यदि बात करें यहाँ पर जिला स्तरीय आंकड़ों में विश्लेषण करने पर जो है निम्नलिखित 3 जो है स्पष्ट से दृष्टिगत होते हैं। यानी 3 क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें पहला जो है अधिक संकेंद्रण के क्षेत्र। पहला जो है अधिक संकेंद्रण के क्षेत्र यानी अनुसूचित जातियों के संकेंद्रण के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं। ये हैं सिंधु गंगा मैदान और जो है पूर्वी तटीय मैदान। सिंधु गंगा मैदान और पूर्वी तटीय मैदान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन दोनों ही मैदानी क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी और पर्याप्त जल आपूर्ति तथा बहुत सी फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु भी है। और इन सुविधाओं के कारण जो है कृषि का विकास भी हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अधिकांश केंद्र क्षेत्र जो है सिंधु गंगा और जो है आपके पूर्वी तटीय मैदान के क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत। बात करें अगर दूसरा पॉइंट इसमें मध्यम जो है संकेंद्र के क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए मध्यम संकेंद्र के क्षेत्र जो है अधिक संकेंद्र के क्षेत्र के निकटवर्तीय जिलों में जो है अनुसूचित जातियों का संकेंद्र माध्यम है। तो इसमें बात क्लियर है कि अधिक संकेंद्रण यानी जहाँ पर होते हैं उन निकटवर्ती जिलों में अनुसूचित जातियों का संकेंद्र मध्यम है। यानी जो अनुसूचित जाति संकेंद्र क्षेत्रों में जो है ये मध्यम है। मध्यम का मतलब है मिडल और अधिकतम का मतलब समझो हाईएस्ट होती है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तीसरी पॉइंट की तरफ अगर हम देखें तो कहते हैं निम्न संकेंद्र के क्षेत्र यानी निम्न मतलब बहुत ही कम जो है एससी कोटा जो है लोग रहते हैं। यानी बहुत ही कम क्षेत्र जहाँ पर एससी कोटा के लोग रहते हैं। तो यह क्षेत्र मध्य विंध्य, छोटा नागपुर का भाग, राजस्थान के पश्चिम शुल्क क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी भारत में पहाड़ी क्षेत्र और कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के समुद्री तटबंधीय भागों में है, जहाँ पर जो है निम्न संकेंद्र क्षेत्र है जहाँ पर एससी कोटा जो है रहते हैं। यानी एससी जो है लोग हैं वो रहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को दर्शाया गया और यही बात को अगर हम मैप में समझने की कोशिश करें तो ये और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसके लिए मैप चाहिए। तो चलिए मैप की तरफ हम चले और मैप में देखें कि इनका वितरण जो है पूरे भारत में किस प्रकार दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर मैप भी आ गया और मैप में आप देख सकते हो कि भारतीय अनुसूचित जाति जनसंख्या 2001 के जिले के अनुसार जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर कहते हैं 2 ही पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, एक तो सबसे अधिक वाली क्षेत्र और एक सबसे कम वाली क्षेत्र। अगर अधिक वाली क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ क्षेत्र राजस्थान के भी, कुछ पंजाब के भी, कुछ हिमाचल के भी, कुछ उत्तर प्रदेश के भी, कुछ बिहार के भी क्षेत्रों में जो है अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है। यानी 25 और 25 से अधिक है। और सबसे कम यानी जहाँ पर होती ही नहीं है अनुसूचित जाति वही क्षेत्र जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है मेन है। अदर साइड भी आपको दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत ही 10 से कम है। तो ये इस बात को नहीं हम इस पर ले सकते हैं। एग्जाम में तो 2 ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो अधिक क्षेत्र या कम क्षेत्र। मिडल वालों को तो कोई पूछता भी नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वितरण जो है आप यहाँ पर बखूबी देख सकते हो। कहते हैं अगर 10 से कम देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश यानी मिज़ोरम के साइड आपको नज़र आ जाएगा और इवन जम्मू कश्मीर के साइड भी ये देखने को जो है बखूबी मिलेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है मैप दर्शाया गया है अनुसूचित जाति जनसंख्या 2001 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या है। उसके पश्चात है हमारा अगला पॉइंट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति, जो कि एक तरह से उनका जो मूल स्थान देखा जाए तो जंगल ही माने जाते हैं। फॉरेस्ट में ही अपना जीवन ये मैक्सिमम यापन करते हैं। अनुसूचित जनजातियों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो उन्हें
अन्य लोगों से भिन्न पहचान बनाने में सहायक होते हैं। साधारणतः यह जो है एकांत प्रिय जीवन व्यतीत पसंद करते हैं, यानी ये एकांत रहना बहुत पसंद करते हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र और वन्य जीवन में ही इनका काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, यानी ये एकांत जीवन बिताना पसंद करते हैं। इसलिए ये जो है प्रायः नवाच्छादित एवं पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं और ये जनजाति अत्यंत पुराने धार्मिक धारणाओं का पालन करते हैं, यानी ये जो है धार्मिक तौर से बहुत पुराने हैं। और इन जातियों के अधिकतर समुदाय जो है अशिक्षित है, यानी ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो लोग जो है अशिक्षित है, इसलिए इनका जो है प्रोत्साहन नहीं होता है। लेकिन भारतीय सरकार ने इनको प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव कोशिश किया गया है। और इन जनजातियों कोई जो है लिपिबद्ध भाषा नहीं है, ये जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र की भाषा जो है ये लोग बोलते हैं, यानी इसका जो है इनकी भाषा कोई भी लिपिबद्ध नहीं है। इन जनजातियों के अधिकांश लोग जो है अलौकिक शक्ति एवं धारणाओं में अटूट आस्था रखते हैं, यानी देखा जाए तो ये नेचर पावर को काफ़ी मानते हैं, नेचुरल पावर को काफ़ी मानते हैं, उसी पे विश्वास करते हैं और उसी का अनुसरण भी करते हैं। तो अनुसूचित जाति जनजाति जो है एक तरफ से देखा जाए तो ये जंगलों में रहने वाले हैं और पुराने रीति रिवाज को मानने वालों में ही आते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है यहाँ। अनुसूचित जनजाति का वितरण एवं विस्तार देश में एक सामान्य नहीं है, तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि अनुसूचित जनजाति का वितरण एवं विस्तार देश में एक सामान्य नहीं है और इसका आबादी कहीं धनी है तो कहीं विरल है, यानी कहीं काफ़ी लोग रह रहे हैं या कहीं विरल है ही नहीं। तो इनका जनजाति जो है एक सामान्य वितरण है, सामान्य नहीं असामान्य वितरण है, ठीक है। और देश में 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इनकी आबादी अपेक्षा केंद्रित है और ये मध्य भारत की जो है पेटी, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भाग आते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है इसमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश पर्वतीय भाग आते हैं। उसके बाद है दक्षिण भारत के क्षेत्र, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के पर्वतीय इलाकों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं। तो आप समझ सकते हो कि सारे पार्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हर एक बात जो है जरूरी है। उपरोक्त चर्चा तथा भारत के मानचित्र पर दर्शाए गए वितरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की अनुसूचित जनजाति खास क्षेत्र में ही पाई जाती है। अब देखिए इसके मानचित्र आगे आएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इससे जो हमें पता ये लग जाएगा कि भारत के अनुसूचित जाति खास क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं और मानचित्र में जो वितरण स्पष्ट होगा, ठीक है, जनजाति वंचित पर्वतीय क्षेत्र में भी होगा और यहाँ कृषि उत्पादकता बहुत ही कम होती है। साथ ही इन क्षेत्रों में प्रायः प्राकृतिक विपदाएं और विषमताएं जो घनीभूत होती है, यानी देखा जाए तो इन क्षेत्र में जो है प्राकृतिक विपदाएं और विषमताएं जो है काफ़ी आती ही रहती है और इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास की सीमित संभावनाओं के रहते आर्थिक स्तर भी नीचा ही है। इन क्षेत्रों में यातायात एवं संचार व्यवस्था क्षीण एवं समस्या युक्त है, समस्या युक्त ही रहते हैं क्षेत्र भी। इन क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संपदा का उचित दोहन भी नहीं हो पाता है। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ दर्शाया गया है। प्रायः ऐसी धारणा प्रचलित है कि उन क्षेत्रों का आर्थिक विकास इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ जनजाति निवास करती है। तो जर्नली सी बात है, जनजाति ने साफ जो है इंडियन गवर्नमेंट को बात बता दिया था कि हम जैसे हैं वो ऐसा ही हम जीवन यापन करना पसंद करते हैं, ठीक है, हम जो है एक जैसा सेटलमेंट रह के नहीं रह सकते। भारतीय सरकार ने सब बहुत संभव कोशिश किया इनको सेटलमेंट करने की, बट ये लोग तैयार नहीं हैं और ये लोग जो है अपना जीवन जो है जंगलों में ही व्यतीत करना काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि ये एकांत रहना चाहते हैं। कहते हैं आज भाग वाली दुनिया से ये लोग दूर रहना चाहते हैं। बस एवं गलत धारणाएं रखते हैं ये इन लोगों इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास कम होने का कारण संभवतः साधनों की सीमित होना, क्योंकि उनके पास साधन बहुत ही कम होता है और परिवहन साधनों का अभाव एवं प्राकृतिक पर्यावरण इससे दुरूह है कि किसी भी प्रकार के आर्थिक विकास का दुष्कार और दुर्भियुक्त होते हैं। और इसके बावजूद भी अनुसूचित जनजाति ऐसे प्रतिकूल पर्यावरण और प्रतिकूल प्रकोपयुक्त क्षेत्रों को अपना निवास क्षेत्र बनाए हुए हैं जहाँ पर उनको लिए रहना बहुत ही कठिन और दुष्कर्म कार्य है, लेकिन फिर भी वो नेचर के साथ बने रहते हैं और नेचर में ही
मिल के रहना उनको बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात तो वो शांत रहना चाहते हैं और एकांत रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आज देखा जाए तो आज मॉडर्नाइज दुनिया में भागम भाग बहुत है। हर जगह जो है छीन रहे लोग, एक दूसरे को काट रहे हैं, बट ये लोग अपना जीवन जो है शांतिमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। इसलिए जो है ये जो कहते हैं मॉडर्नाइज दुनिया के चकाचौंध में नहीं आना चाहते और सदैव ये जंगल में ही निवास करना पसंद करते हैं। वास्तव में जो है वनवासी जनजाति ऐसे बसावट से नहीं चुनते हैं, इन्हें आधुनिक सभ्यता का प्रसार विस्तार में प्रतिकूल क्षेत्रों में जाने के विवश किया गया है। तो देखिए कहते हैं अगर उनको जंगलों को काट दीजिएगा तो ये कहाँ जाएंगे, इसलिए ये जो है काफ़ी विवश हो गए हैं अपने आप को जंगल से दूर रहने में। देश के आरंभिक आदिवासी निरंतर जो है आक्रमणकारी एवं जो है प्रवासियों के दबाव में जो है नवातुलक आक्रांताओं के युद्ध में हार कर तथा डर कर एकांत एवं जो है विरल स्थानों में चले गए हैं। वर्तमान में पाई जाने वाले अनुसूचित जनजाति वर्षों में चली जा रही है और परंपराओं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए गए व्यवस्था एवं व्यवहार का ही निर्वाह करते आ रहे हैं। तो ये देखिए कहते हैं ये अपने पूर्वजों के बनाए हुए रूल रेगुलेशन कभी भी ठुकराते नहीं हैं, जैसे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उसी रूल रेगुलेशन में चलने की कोशिश करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। चलिए अगर हम इसको मैप में अध्ययन करेंगे तो और भी जो है आसान हो जाएगा इनके जो है विस्तार के बारे में जानना। तो इसके लिए मैप की आवश्यकता है। तो चलिए हम देखें मैप जो अनुसूचित जनजाति संख्या 2001 के अंतर्गत होगी। चलिए मैप पे हम कुछ दृश्य डालें। यहाँ पर आप मैप देख सकते हो जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है भारत अनुसूचित जनजाति संख्या 2001 जिले के अंतर्गत दर्शाया गया है। और आपको पता है कि दो ही क्वेश्चन हमेशा महत्वपूर्ण होता है, एक तो जो है नग्न जहाँ पर जनजाति बहुत ही कम है और एक जो है बिल्कुल अधिक है, यानी एक में है नहीं और एक में अधिक है। यही दो क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर का फेवरेट रहा है और हमेशा रहता ही रहेगा। अगर बात करें हम इधर देखिए दमनदीव साइड अगर देखिएगा तो वहाँ पर जो है जनजातीय जो संख्या दिखाई जा रही है नग्न है, यानी वहाँ पर है ही नहीं। और 0 से 10 के बीच में कुछ ही क्षेत्र की दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये काफ़ी विरल क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जनसंख्या इसकी बहुत ही कम है। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को अगर हम नज़र डालें तो इसमें जो है आपको जम्मू कश्मीर के साइड ही दिखेगा और मिज़ोरम के साइड ही दिखेगा, यानी वो क्षेत्र हैं जहाँ पर जंगल अधिक मात्रा में है। इवन कि महाराष्ट्र के साथ गुजरात में भी कुछ क्षेत्र में आपको नज़र आ जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोग इन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ जंगल होते हैं। अगर जहाँ पर इनकी जनसंख्या नहीं है वो भी देख लेते हैं हम। ये में देखिएगा जम्मू कश्मीर साइड ही जो है एक तरफ जनसंख्या अधिक है तो एक क्षेत्र में जो जनसंख्या बिल्कुल है ही नहीं। तो ये मैप भी काफ़ी कुछ बताने के लिए पर्याप्त रहता है, जहाँ हर एक बातों को समझना आसान रहता है। तो ये ज़रूरी था समझ के लिए। चलिए देखते हैं आगे टॉपिक क्या है। उसके पश्चात आता है जिला स्तरीय प्रतिरूप। देखिए जिला स्तर पर इनका प्रतिरूप क्या होती है। अनुसूचित जातियों के सामान्य जिला स्तर पर इसके वितरण का प्रतिरूप 3 स्तरों में पाया जाता है, यानी 3 स्तर है इसके। एक तो होती है जनजातीय का उच्च स्तरीय संकेंद्रण, यानी जनजातियों का उच्च स्तरीय संकेंद्रक। दूसरा जो होता है मध्यम संकेंद्रक तथा तीसरा जो होता है कम संकेंद्रक का क्षेत्र। तो ये तीनों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। यहाँ पर पहला पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उच्च जो है स्तरीय संकेंद्रक क्षेत्र, यानी उच्च स्तरीय संकेंद्रक क्षेत्र क्या है। कहते देश के कुल जो है 40 जिले ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति प्रबल एवं प्रधान रूप से पाई जाती है, यानी 40 जिले ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित जनजाति प्रबल एवं प्रधान रूप में पाया जाता है। और इन 40 जिलों में से प्रत्येक जिलों में जनजातियों की संख्या का अनुपात कुल जनसंख्या की तुलना में जो है 75% है। तो आप समझ सकते हो कि 40 जिलों में प्रत्येक जिलों में जनजाति संख्या का अनुपात कुल जनसंख्या की तुलना में 75% है, जो काफ़ी है। और कहते हैं 98% तक पाया भी जाता है। और इसमें से 8 जिले मिजोरम में, नागालैंड एवं मेघालय राज्य में प्रत्येक में 7 जिले और 6 जिले अरुणाचल प्रदेश में तथा 5 जिले जो है मणिपुर में हैं। और 7 जिले जो है 4 राज्य हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में है। मिजोरम राज्य के जो है छिप जिले में देश की सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों का संकेंद्रण जो है 98.09% पाया जाता है। तो देखिए ये जो है यूपीएससी एग्ज़ाम के अंतर्गत या एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें ये बात पूछ ली जाती है
कि सबसे अधिक जनजातियों कहाँ पर किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपने समझ लिया होगा कि मिजोरम राज्य के सिरछिप जिले में देश की सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों का संकेंद्रक है, यानी 98.09% पाया जाता है। इसके बाद मेघालय राज्य की पश्चिमी खासी पर्वतीय जिला में जो है 98.02% मिलता है। और ये सारे क्षेत्र जो है जंगली क्षेत्र है, इसलिए जनसंख्या जो है इनमें काफ़ी देखने को मिल जा रहा है। उसके पश्चात है मध्यम स्तरीय संकेंद्रक के क्षेत्र। देखिए इसमें जो है इन क्षेत्रों में जनजातियों की संख्या जो है 25% से 75% के बीच में पाई जाती है। और यह क्षेत्र देश के 17 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में है। इस वर्ग में आने वाले जो है 85 जिले हैं, यानी टोटल देखा जाए तो इसमें 85 जिले जो है महत्वपूर्ण है। स्थानीय विस्तार के अनुसार बड़ी आबादी वाले क्षेत्र मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं और उड़ीसा जो है 14 जिले हैं, छत्तीसगढ़ के 10 जिले हैं, झारखंड के 8 जिले हैं और अरुणाचल प्रदेश के 7 जिले हैं तथा गुजरात के 7 जिले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, उसके पश्चात आता है निम्न स्तरीय संकेंद्र के क्षेत्र, यानी निम्न स्तरीय संकेंद्रण के क्षेत्र। कहते हैं इस क्षेत्र में जनजातियों का जो है प्रतिशत 5 से 25% के बीच में ही होते हैं और इतने जो है प्रतिशत आबादी की सीमा वाले 140 जिले हैं, यानी इतना जो है परसेंटेज के लिए जो है 40 जिलों को सम्मिलित किया गया है और यह देश के 18 राज्य जो है संघीय प्रदेश में है। स्थानीय रूप से ऐसी रचना वाले 18 जिले जो है मध्य प्रदेश में ही हैं और इसकी संख्या महाराष्ट्र में 17 जिले हैं, राजस्थान में 17 जिले जो है, कर्नाटक में 14 जिले, असम में 13 जिले और आंध्र प्रदेश में जो है 10 जिले हैं। पश्चिम बंगाल में 10 जिले, उड़ीसा में जो है 10 जिले, झारखंड में 8 जिले और जम्मू एवं कश्मीर में जो है 9 जिले तथा छत्तीसगढ़ में 5 जिले हैं। शेष बिखरे हुए जिनकी संख्या गुजरात में 3 जिले, सिक्किम में 3 जिले, उत्तराखंड में 2 जिले तथा मणिपुर और केरल, दमन एवं दीव में, बिहार में जो है 1-1 जिले हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजातियों की जो है बिखरापन है, विस्तार है। कहते हैं किसी भी देश के तरक्की के लिए एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है एजुकेशन। एजुकेशन नहीं तो इंसान का ज्ञान का कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं अगर आपको स्किल आती चाहे नहीं आती, लेकिन आपके पास एजुकेशन होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बात आधुनिक युग की सबसे बड़ी पहचान है। आज कहीं भी जॉब के लिए चले जाओ तो वहाँ पर आपकी स्किल के जगह पर जो है आपकी डिग्रियाँ देखी जाती है। तो ये डिग्रियाँ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और तब आती है जब आप साक्षर होती हो, पढ़ते लिखती हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए शिक्षा जो है उत्तम साधन है, उत्तम माध्यम है। और जिस देश में शिक्षा की कमी हो उस देश में जो है कभी भी तरक्की वो देश नहीं कर सकता और जिस देश में जो है शिक्षा के अंतर्गत राजनीतिक होती है उस देश के ग्रोथ करना संभव ही नहीं है। तो ये सारी बातें जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है साक्षरता के ऊपर कि साक्षरता सबसे महत्वपूर्ण है। कहते हैं कोई भी कंट्री में आप चले जाओ वहाँ पर एजुकेशन को सबसे प्राथमिकता दी जाती है और एजुकेशन के लिए हर एक बच्चे को जो है स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है। इवन कहते हैं पुराने समय भी क्यों ना हो वहाँ पर भी शिक्षा देने का प्रावधान था, लेकिन पहले के समय में जो है स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जा रही थी, लेकिन आज के समय में सबको बराबर अधिकार दे दिया गया है शिक्षा में, जो कि बहुत काफ़ी उत्तम साधन है और ये होना भी चाहिए। कहते हैं लड़का हो चाहे लड़की हो दोनों को जो है उच्च स्तर पर जो है शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी जो है शिक्षा से अनभिज्ञ रह गए तो शायद किसी भी देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, न समाज का होगा न देश का होगा। तो इसी बात को यहाँ पर उजागर करता है साक्षरता। तो इसी पे जो है हम विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करेंगे कि किस राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है और क्या होना चाहिए। तो इस पर विस्तार पूर्वक हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। साक्षरता एक ऐसी वस्तु है जिसको जितना बांटो वो इतना ही बढ़ता चला जाता है। कहते हैं इसको कोई चोरी चुरा नहीं सकता, चोर इसको चोरी नहीं कर सकता, कोई इसको लूट नहीं सकता, क्योंकि साक्षरता एक ऐसी वस्तु है, शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जितना हम बांटेंगे उतना जो है ये प्रसार होती है और इतना ही जो है लोगों को जो है सही बताती है। तभी तो त्रिपान स्टडी सेंटर जो है हर एक बातों पर जो है ये एनालिसिस यहाँ करता है। आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर स्वयं ही ना आके यहाँ पर अक्षरों का जो है प्रदर्शन क्यों किया जाता है, तो मैं इस बात को साफ कर दूँ कि कहते हैं बच्चे तो समझ लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उनको लिखने तक नहीं आता है। कहते हैं क्योंकि वो शब्दों को ध्यान से देखते नहीं हैं।
कहते हैं तभी तो आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों का यही विचारधारा होता है कि अखबारों के जो है शब्दों को पढ़ो और इससे काफ़ी आपके इंग्लिश सुधर सकती है। इसे त्रिपान स्टडी सेंटर भी यही बात को जो है विशेष ध्यान देता है कि जो अक्षर आपके समक्ष दिखेगा उसको लिखना भी आप सीख जाओगे। कहते हैं किसी की शक्ल देख के या किसी की स्टाइल देख के आप कुछ नहीं सीखोगे, सिर्फ गलत विचारधारणाएं ही रहेंगे आपके दिमाग में, लेकिन जब अक्षर आपके समक्ष प्रदर्शित होगी तो वो आपके लिए जो है परम उत्तम होगी, क्योंकि उस अक्षरों से जो है आप समझ सकते हो कि कोई शब्द जो है किस प्रकार लिखी गई है। तो इसीलिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है हमेशा इस बात को ध्यान रखता है और हमेशा जो है अक्षरों को ही आपके समक्ष प्रदर्शित करता है। तो इसीलिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सबसे अलग है, सबसे अलग ही रहना पसंद करता है। तो देखिए यहाँ साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो कहते हैं आमतौर पर साक्षरता का अर्थ किसी व्यक्ति की पढ़ने लिखने और समझने एवं सामान्य गणना करने की क्षमता से लिया जाता है। तो आपको मतलब समझ में आ गया कि साक्षरता का क्या अर्थ होता है। साक्षरता का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को पढ़ने लिखने समझने एवं सामान्य गणना की क्षमता से लिया जाता है। अब इस बात पे अगर हम देखें तो अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं बाहर से जिनको 10वीं क्लास में भी होते हैं, फिर भी उनको कुछ भी समझ नहीं आता है, ना तो उनको पढ़ने आता है, ना लिखने आता है, ना समझने आता है। इससे त्रिपान स्टडी सेंटर यही बात कहता है कि कहीं भी कोई भी बच्चे पढ़ें उनको स्टार्टिंग शिक्षा जो है सुचारू रूप से होना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जब हम देखते हैं तभी हमें समझ में आता है कि हमारा देश का जो है शिक्षा स्तर कितनी अलग है और यहाँ पर जो है सिर्फ शिक्षा पर राजनीतिक होती है, शिक्षा को जो है आगे बढ़ाने कोई जो है प्रयत्नशीलता नहीं दिखाई जाती है। कोई मंत्री तो शिक्षा पे राजनीतिक ऐसे करती है और राजनीतिक ऐसे करती है कि पूरे जो है सिस्टम को ही तहस नहस करके रख देती है। तो इसमें साक्षरता के अंतर्गत ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि साक्षरता एक ऐसी चीज़ है जितना बांटिएगा उतना ये फैलता है, जितना अच्छा से पढ़ाइएगा किसी को वो उतना ही अच्छा पॉलिश होता है। तो ये बात बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते इतनी उदार एवं सरल भाष्य के बावजूद भी देश में साक्षरता की दर ऊंची नहीं है। देखिए सरकार के बहुत प्रयत्न हुए, लेकिन कहते हैं ना इसके बावजूद भी भारत में साक्षरता की दर ऊंची नहीं है। और आप ये इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर जो थी 65.38% ही थी। तो देखिए ये आधे से थोड़ा सा अधिक है। कहते हैं आधे से अधिक जनसंख्या अगर अनपढ़ रहेगी तो किसी भी देश का विकास कैसे हो सकता है। इसमें सरकार ने कोई भी कार्य अछूता नहीं छोड़ा, हर काम संभवतः से किया गया। लेकिन कहते हैं एक चीज़ जो उन्होंने गलती किया वो है शिक्षा पर राजनीति। आज देखिएगा कि बहुत से क्षेत्र में जो है शिक्षा के ऊपर बहुत राजनीतिक होती है। कहते हैं प्रोत्साहन तो बहुत करते हैं। मैंने कई बच्चों के इसी मुंह से सुना है कि उनको स्कूल जाते हैं लेकिन उनके पास पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं होते, और होते भी है तो स्टाफ रूम में बैठ के आराम से जो है अपना नाश्ता पानी कर रहे होते हैं, और इवन कि आधा टाइम निकल जाता है फिर भी उनका सिलेबस के एक चैप्टर तक भी नहीं होता। तो ये किसकी गलती है? क्या ये प्रशासन की गलती नहीं है? क्या ये सरकार की गलती नहीं है कि टीचरों के ये सख्त इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं? तो ये साक्षरता दर कैसे बढ़ेगी भारत में? कहते अगर माता पिता ट्यूशन कोचिंग और इंस्टीट्यूट में ना लगाएं तो बच्चे का जो है विकास होना ही संभव नहीं हो पाएगा। क्या टीचर सिर्फ इसलिए हैं कि ये पहले तारीख की वेट करें? तो शिक्षा कहते हैं यही बात महत्वपूर्ण रहता है कि टीचर को अगर ये काम मिला है पढ़ाने का तो उनको सही समय पे स्कूल में जाना चाहिए, सही समय पे उनको कक्षा अटेम्प्ट करना चाहिए और बच्चों को जो है साक्षर करने के प्रयत्नशील रहना चाहिए। इवन कि तो मैंने कितने भी स्कूल में मैंने देखा है, जाना है, समझा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, मैडम कहती है सेट डाउन करके सो जाओ। ये सरकारी स्कूल की अवस्था है। तो ये क्या पढ़ाने का क्या लगता है कि इससे भारत डेवलपमेंट कर सकेगी? सरकार तो बहुत राजनीति करती है, बहुत शिक्षा के ऊपर अपने भाषण देती है, लेकिन कभी भी देखा जाए तो इसकी जो ज़मीनी हकीकत है उस पर थोड़ा भी जो है ये अपना कदम नहीं बढ़ाती है। कहते हैं सरकार को हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य, देखिए सरकार किस क्षेत्र में नहीं है, हर राज्य में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह कोई ना कोई सरकार यहाँ पर है, किसी न किसी रूप में है। तो क्या ये सिर्फ पैसे खाने के लिए बैठी पड़ी है या सिर्फ जो है जनता के पैसे पर ऐश करने के लिए बैठी पड़ी है?
तो ये बहुत बड़ी बात शिक्षा के ऊपर आ रहा है, जहाँ शिक्षा जो है सुचारू रूप से नहीं होता है। इवन किसी भी जगह क्षेत्र में चले जाइए, आप छोटे बच्चे से पूछिए, कहते हैं पहली क्लास के बच्चों को पढ़ना लिखना आ जाना चाहिए, लेकिन देखा जाए तो आज 10वीं क्लास में बच्चे उनको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा है। तो ये कहाँ का है? कैसे भारत डेवलपमेंट कंट्री बन सकता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार इसलिए शायद नहीं सोचती है क्योंकि उनको पता है कि जितना अनपढ़ उनके समक्ष रहेगा, वोट उनको तो अनपढ़ लोग ही उनको देंगे ना, लालच में आके। समझदार व्यक्ति तो कभी उनको वोट दे ही नहीं सकते। जो लालच की पिटारा जब खोलते हैं तो समझदार व्यक्ति समझ जाते हैं कि ये सिर्फ उनको लुभाने का एक जो है तरीका है, लेकिन जो अनपढ़ लोग होते हैं वो उनकी बातों में बेखूबी आ जाते हैं। तो सरकार क्यों शिक्षा दर को आगे बढ़ाएगी? तभी तो भारत की शिक्षा दर आप देख के भी हैरान हो सकती हो कि अगर 2023 तक की बातें करें तो मुश्किल से 70% बढ़ा होगा। फिर भी 30 जो है 100 में से 30 व्यक्ति तो अनपढ़ ही है ना, तो कहाँ पर जो है शिक्षा दर अधिक बढ़ गई? तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम केरला की बात कर ले, देखिए केरला में जो है सबसे उच्च शिक्षा दर है, और वहाँ पर देखिए राजनीतिक नेता भी उनको चुना जाता है जो काफ़ी अच्छे होते हैं, सुचारू होते हैं, जुझारू टाइप के होते हैं। तो अब बाकी स्टेट में ऐसा नहीं होता है। बाकी स्टेट में तो लालच में आ जाते हैं, शराब के बोतलों में आ जाते हैं, कपड़े के दान में आ जाते हैं, ठीक है, और नहीं आता तो लालच में आ जाते हैं। और लालच के पिटारा में देखिएगा तो आधे से अधिक राज्य लालच के पिटारा में ही भरा पड़ा है, चाहे वो पानी का हो, बिजली का हो। अब तो ये राजनीतिक में एक पहल बन गई है कि हम बिजली फ्री करेंगे, पानी फ्री करेंगे, बस फ्री करेंगे, आप हमें सिर्फ वोट दीजिए, हम तो भाई राजगद्दी पे बैठे रहेंगे, आराम से अपना सुख सुविधा बड़ा जीवन जिएंगे, चाहे आप कहीं भी करो, आपके साथ जो भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि शिक्षा स्तर गिरा हुआ है। ये सोचने वाली बात है, गंभीर बात है। देश एक भाग से लेकर दूसरे भाग तक साक्षरता में विभिन्नता दृष्टिगत होती ही है। एक तरफ केरल राज्य में साक्षरता दर जो है 92% तक पहुंच गई है, तो दूसरी ओर तरफ बिहार राज्य में साक्षरता की दर सिर्फ 47.53% ही है। आप समझ सकते हो कि आखिर इतनी साक्षरता दर में अंतर क्यों है तो भारत के राज्य है ना। कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊंची साक्षरता दर जो है लक्षद्वीप में जो है 87.52 है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश की, अब केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ पर दिल्ली का भी नाम नहीं है, न चंडीगढ़ का नाम है, सिर्फ किसका है सबसे अधिक 87.52। जबकि दिल्ली जो देखिए, जब से चंडीगढ़ देखिए काफ़ी जो है काफ़ी डेवलपमेंट केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर साक्षरता दर का नाम तक भी यहाँ पर एंट्री नहीं है सबसे अधिक में। तो कहते हैं अगर दादर और नगर हवेली में साक्षरता दर देखा जाए तो 60.63% ही है। तो इसका मतलब है कि 60 और 87% के अंतर्गत जो है ये काफ़ी, जो हमने नाम लिया राजधानी की जैसे कि दिल्ली है, वहाँ पर साक्षरता दर इसी के आसपास ही होगी, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी दिल्ली को है, चंडीगढ़ इस सारे क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत अगर सबसे अधिक लक्षद्वीप में है और सबसे कम नगर हवेली में है, तो इसका मतलब 87 से नीचे ही जो होगा हमारे जो है राजधानी दिल्ली में होगी। तो ये सब बात समझने की है, एनालाइज करने की है कि आखिर इतनी साक्षरता दर कम क्यों है भारत में। साक्षरता दर की तरह के अंतर जो है पुरुष और स्त्रियों के बीच में भी बहुत अधिक देखने को मिला है। पुरुषों में औसत देखे साक्षरता दर का प्रतिशत जहां 75% जो है, यानी पुरुषों में 75% है, वहीं स्त्रियों में देखिए कहाँ है 54%। यानी स्त्रियों को शिक्षा देने के लिए आज भी जो है माता पिता आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कारण क्या है ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। परंतु कहते हैं केरल देश ऐसा राज्य है जहां साक्षरता की दर पुरुषों में 94.20 है, वहीं स्त्री के दोनों में ही ऊंची है, यानी 86% है। 87 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर स्त्रियों को जो है काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जाता है। वहीं बिहार में पुरुषों की साक्षरता दर जो है 60.32% है तथा स्त्रियों की साक्षरता दर जो है 33.57% है। तो देखिए कहाँ कहते हैं बिहार क्षेत्र में, जहाँ पर कहते हैं सुशासन है, जहाँ पर शराबों में बैन लगी हुई है, जहाँ पर कहते हैं बहुत काफ़ी डेवलपमेंट किया है, लेकिन शिक्षा के स्तर तो देखिए 33% ही है। क्या, और सबसे अधिक तो हैरान करने वाले जो है पुरुषों की साक्षरता दर जो है 60% है। तो किस बात के डेवलपमेंट हुआ, किस बात के जो है सुशासन वहाँ पर है, किस बात की? तो ये समझने वाली बात है। यह दर पुरुषों में स्त्री दोनों में ही कम है, तो ये बहुत काफ़ी चिंता का विषय है।
इसी प्रकार साक्षरता दर शहरी इलाकों में जहाँ 73.01% है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता दर देखा जाए तो 44.54% ही है। अब इसमें सबसे बड़ी एनालाइज करने की बात यह है सरकार के लिए कि ये सरकार जो है शहरों में जो है धनाधन स्कूल खोलती है, लेकिन गाँव में देखा जाए तो लोग बहुत दूर दूर शिक्षा के लिए जाना पड़ता है और अच्छी शिक्षा भी नहीं दी जाती है। इन सब कारणों से ये सब राज्य जो हैं पिछड़े हुए हैं। गांव के क्षेत्र आप देख सकते हो कि शहरों में जहाँ 73% है तो ग्रामीण क्षेत्र में जो है 44% है। तो यही सब कारण है, जहाँ शहरों में चले शिक्षा तो मिल जाती है, माता पिता समझदार होते हैं अधिक, लेकिन कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो है शिक्षा का दर इतना अधिक कम क्यों है। तो इस पर सरकार क्या एनालाइज नहीं करती है? करने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत में साक्षरता की दर नीचा है, परंतु प्रत्येक जनगणना वर्षों में से जो वृद्धि होती ही रही है। सन 1911 में साक्षरता दर जो है 6% से भी कम थी, किंतु यह धीरे धीरे बढ़कर जो है 1951 में जो है 16.7% हो गई। वास्तव में साक्षरता की दर वृद्धि जो है 1951 जनगणना के बाद दशकों में हुई है और सन 1961 में यह 24% हो गई। अब बाद में बढ़कर 2001 में जो है 65.38% तक हो गई। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि 65% जो है काफ़ी वृद्धि हुई 2001 में। इस प्रगति से सबसे महत्वपूर्ण तथ्य स्त्रियों की साक्षरता दर का तेज़ी से वृद्धि रही है, यानी स्त्रियों में वृद्धि हुई है, लेकिन कहते हैं सकारात्मक वृद्धि नहीं मानी जा सकती। देश में कुछ स्त्रियों की संख्या का मात्र 1.1% सन 2011 में साक्षर था, जो सन 2001 में बढ़कर 54.66% हो गया। कहते हैं 54.66% बहुत ही कम प्रतिशत को दर्शा रहा है, यानी आधे लड़कियां ही अभी शिक्षित हुई है। बहुत हद तक इस वृद्धि का श्रेय भारत में केंद्र एवं राज्य सरकार की शिक्षा नीतियों को, खासकर प्राथमिक शिक्षा एवं सर्वव्यापीकरण प्रयासों को जाता है। कहते हैं ये शिक्षा जो बनाई गई थी वो काफ़ी समय हो गया, लेकिन इसका परिणाम अभी संतोषजनक नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों के जो दूर दराज के स्थानों में स्कूलों का सुविधा उपलब्ध कराने में साक्षरता दर से बढ़ी ही है, साथ में बालिकाएं स्त्रियों की साक्षरता दर में भी अवृद्धि हुई है। यद्यपि साक्षरता दर में प्रतिशत की दृष्टि से प्रत्येक गणना के दशक में वृद्धि दर्ज होती रही है, पर इसके साथ साथ निरक्षर व्यक्तियों की कुल संख्या में भी वृद्धि होती रही है। और सन 1991 में सन 2001 के बीच के दशक में पहली बार अशिक्षितों की संख्या पिछले जनगणना के दशकों के मुकाबले में प्रभावी रूप से कमी आई है। इसके बाद भी अशिक्षितों की संख्या आज भी काफ़ी है और इस समस्या के जो है निजात पाने के लिए सरकार ने कई जो है प्रयासों को आरंभ किया है, जैसे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि। देखिए सरकार ने तो ये प्रयत्न कर दिया, उन्होंने बहुत से प्रोग्राम चलाए जो कि संतोषजनक था, लेकिन इस प्रोग्राम को क्या उसको स्कूल में लागू किया गया? जब लागू किया गया तो आप किसी भी स्कूल में एनालाइज करके देखिए, वहाँ आधे से अधिक टीचर जो होते हैं गायब होते हैं। बच्चों को कहते सिलेबस भी पूरा नहीं होते और जब आते हैं तो 10 दिन के अंदर उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आपने प्रोग्राम सिर्फ जो है बनाया है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कभी आप देखने नहीं जाते हो। ये बहुत चिंता का विषय बनेगा आने वाला समय में। इसी बात को अगर हम मैप में देखना चाहें तो देखिए मैप में भी बहुत कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं भारत में साक्षरता दर जो है 1 के अनुसार कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत के अनुसार दर्शाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे कम जो है मिजोरम साइड है, या अरुणाचल प्रदेश कह लो, या जम्मू कश्मीर कह लो, या इवन बिहार, झारखंड, यहाँ पर 56 यानी 56% है, काफ़ी कम है। उसी तरह अगर अगले क्षेत्र में बढ़ोगे तो सिर्फ केरल क्षेत्र और दिल्ली के क्षेत्र कुछ आते हैं जहां 80 से भी अधिक माने गए हैं, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्णता नहीं है। कहते हैं जब तक 100 से 100% साक्षरता दर नहीं आएगी तब तक किसी भी देश के लिए शुभ जो है सूचना नहीं हो सकती है। इवन अगर आप देखिएगा तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी जो है, उत्तर प्रदेश शायद जो है 64 या 72% के आसपास ही है, जो कि राष्ट्रीय औसत के आसपास ही है। इवन कि राजस्थान साइड भी यही प्रतिशत है। कहते हैं अगर हम आगे देखें तो 72% हिमाचल प्रदेश है, लेकिन अगर चंडीगढ़ और देखें पंजाब के साइड, हरियाणा के साइड, तो ये जो है औसत के आसपास यानी 65% ही है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है मैप में दर्शाया गया है भारत में जो है औसतन साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है। तो ये मैप जो है समझने के लिए पर्याप्त है और इसमें बताने की अधिक आवश्यकता नहीं है कि किस क्षेत्र में जो है कितनी जो है पढ़े लिखे व्यक्ति मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैप रहता है यहाँ पर।
उसके पश्चात है साक्षरता का जिला स्तरीय प्रतिरूप, यानी साक्षरता का जिला स्तरीय प्रतिरूप किस प्रकार है। जिला स्तरीय आंकड़ों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि साक्षरता दर में विभिन्नता जो है 94.64% जो है आइजॉल जिला यानी मिजोरम से लेकर जो है 30 जो है प्रतिशत जो है दंडोबाड़ा जिला छत्तीसगढ़ में तक पाई गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर दर्शाया गया है। कहते हैं देश के जो है 591 जिलों में साक्षरता दर जो दृष्टि से जो है 59 यानी 59 जिलों में साक्षरता दर जो है 80% से ज़्यादा है। इसमें से अधिकांश जिले भारत के जो है दक्षिण राज्यों में है और इसके अंदर जो है केरल में कुल 14 जिले, 7 जो है तमिलनाडु के जो है 4 जिले, पुडुचेरी के 3 जिले, कर्नाटक के 2 जिले और जो है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार का एक जिले आते हैं। दक्षिण भारत के अलावा उत्तर पूर्वी भारत क्षेत्र में 10 जिले स्थित है, जिनमें से 7 जिले जो है मिजोरम के, 2 जिले नागालैंड के तथा 1 जिला जो है मणिपुर में है। पश्चिम भारत में 11 जिले हैं, जिनमें से महाराष्ट्र के 9 जिले आते हैं और उत्तरी भारत के 11 जिले आते हैं, जिनमें से 6 जिले जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 6 जिले जो हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ 6 जिले। अब इसमें सोचने वाली बात है कि दिल्ली में सिर्फ 6 जिले जो हैं जहाँ पर 80 से अधिक जो है साक्षरता दर को नोट किया गया है। बाकी 5 जिलों में से 3 जिले हिमाचल प्रदेश तथा एक जिला चंडीगढ़ जो है एक जिला चंडीगढ़ तथा उत्तराखंड राज्यों में स्थित है। देखिए चंडीगढ़ का सिर्फ एक ही क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूर्वी भारत में 1 जिला पश्चिम बंगाल तथा 1 जिला उड़ीसा राज्य में 1 है और मध्य भारत क्षेत्र में इस श्रेणी के एक ही जिला नहीं है, यानी मध्य भारत में इस श्रेणी का एक भी जिला नहीं है। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। इसके विपरीत देश में जो है 26 जिले ऐसे हैं जिनमें साक्षरता की दर जो है 40% से भी कम है और ये जिले भारत के 7 राज्यों में बिखरे हुए हैं। बिहार राज्य में सिर्फ 11 जिले जो है, उत्तर प्रदेश में 5 जिले। देखिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 जिले हैं, तो आप समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी है और सिर्फ 5 जिले इसके अंतर्गत आता है। इवन कि बिहार में सिर्फ 11 जिले हैं। कहते हैं उड़ीसा में 4 जिले हैं और झारखंड में सिर्फ 3 जिले हैं। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में एक जिला है। तो ये इतना कम हो, इतना अधिक जिले होते हैं हर एक स्टेट में, ठीक है, और इतने क्षेत्रों में जो साक्षरता दर अच्छे कंडीशन में रहेगी तो कैसे भारत का जो है विकास सुचारू रूप से हो सकेगा। तो ये काफ़ी चिंता का विषय रहता है यहाँ पर। यदि हम महत्वपूर्ण बातों की अगर चर्चा करें जो कि इस बॉक्स में आया है एक सारांश के रूप में, जिसको आपको नोट भी कर लेना चाहिए, तो ये सारांश है। देखिए इसमें क्या है, पहला पॉइंट में कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी भाषा में सही समझ के साथ साथ पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर कहा जाता है। दूसरी पॉइंट ये बताती है कि भारत की जनगणना 2001 के अनुसार साक्षरता की दर जो है 65.38% है, यानी ये एवरेज है। भारत में सर्वोच्च साक्षरता दर केवल राज्य जो है आपको केरल में मिलेगा, जहां 90.92% ही है, और सबसे कम बिहार राज्य में, जहां 47.53% में आपा गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा कर रहा है। उसके पश्चात साक्षरता की दर स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक है और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में अधिक है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही कम है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है लगातार तीव्र गति से साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है। अब देखिए हम 21वीं शताब्दी में आ चुके हैं और क्या यहाँ शिक्षा की दर अगर नहीं बढ़ेगा तो हम टेक्नोलॉजी को कैसे जानेंगे। आज कहते हैं टेक्नोलॉजी हमारे पास इतना सुविधाएं प्रदान किया हुआ है जिसके हम बखान भी नहीं कर सकते। तो अगर आज हम साक्षर नहीं हो पाएंगे तो कब होंगे। तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रखता है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। इस चैप्टर में हमने हर एक बात और हर एक जो है पहलू पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया और हर एक बात पर प्रकाश डालने की कोशिश किया गया। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया, अच्छा लगा, समझ में आया, तो अगर तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो भारत में साक्षरता दर की भी बढ़ाने की सोच रखो। और ये कब हो सकता है, जब ये वीडियो शेयर होगा, ठीक है। मुझे पता है अगर बच्चों को अगर बातें समझ में आती है तो ज़रूर जो है विकास के रास्ते पर चलने लग जाएंगे। और इवन ये होना है, और ये तब होगा जब आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और शेयर करना यानी देश के कल्याण में आपने महत्वपूर्ण योगदान देना है। और इस बात से अनभिक्त मत रहिए, ठीक है। यूट्यूब से लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाइएगा, क्योंकि एक माध्यम है ये जहाँ पर हर एक जो कॉन्टेक्ट होता है उस तक पहुँचने के लिए। देखिए आपने अपना कार्य कर लीजिए, दुनिया के बारे में नहीं सोचना है,
कहते हैं अच्छी बात फैलाने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, लेकिन गलत बात अगर फैलाओगे तो आलोचना के शिकार होगे। लेकिन अच्छी बातें फैलाने में कोई आपको आलोचना नहीं कर सकता, चाहे उसके मन में हमेशा आपके लिए सम्मान ही प्रकट होगा, ठीक है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल को सेव नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं मिल पाएगा। अगर आपको तिरपान स्टडी सेंटर अच्छा लगता है, बाद में कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा तो शायद दूर दूर तक तिरपान स्टडी सेंटर नज़र ना आए। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होगा, आपके मोबाइल में ये जो चैनल सेव हो जाएगा, प्लस जो होगा आपको इसके होम पेज पे जो है प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर सारे वीडियो जो है सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, या क्लास वाइज है। यहाँ पर 8th से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर उपलब्ध है, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ शिकायत करना चाहते हैं, कुछ आप राय रखना चाहते हो तो कमेंट इसके लिए अवश्य करो।